Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Zafar Shabazz. Welcome to our second workshop of Machine Learning Zero to Hero program. So आज की वर्कशॉप डेटा प्रीप्रोसेसिंग के ऊपर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है। आज अगर आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उनको एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपको तमाम वर्कशॉप्स जो आगे आने वाली वर्कशॉप्स हैं मशीन लर्निंग की, आप समझ लें उसकी पाइपलाइन का 20% हिस्सा ऑलरेडी कर चुके होंगे। ऑलराइट, सो इसको बहुत जल्द स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि हमने अपनी डाटा प्रोसेसिंग आउटलाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मतलब ना सिर्फ बेसिक मशीन लर्निंग के या नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन तक के हद तक नहीं है, हम काफ़ी हद तक उसको आगे लेके गए हैं। जितना जल्दी कवर हो सका मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूँगा। ऑलराइट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। Let's wait. All right. I hope screen is clearly visible. Okay, so this is our pure timeline agenda. आप देख सकते हैं कि हम जस्ट इंट्रो से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा इमेज तक जाएंगे। हम थोड़ा सा टच देंगे। जाहिर सी बात है कि इमेज वगैरह टेक्स्ट प्रोसेसिंग ये बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, इनकी जरूरत मशीन लर्निंग में नहीं पड़ती, इनकी जरूरत डीप लर्निंग के अंदर पड़ती है, लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करी है। ओके, हम डाटा प्री प्रोसेस क्यों करते हैं? वाई वी नीड प्री प्रोसेसिंग? प्री प्रोसेसिंग की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने डाटा के अंदर जो रियल वर्ल्ड डाटा होता है, जो रॉ डाटा होता है, वो काफ़ी डर्टी डाटा होता है। तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको प्रॉपर करने के लिए, या उसको इस तरीके से फॉर्मेट में करने के लिए कि मशीन लर्निंग उसको अंडरस्टैंड करते वक्त बायस ना हो जाए या फिर कंफ्यूज ना हो जाए, आपका मशीन लर्निंग का मॉडल की एक्यूरेसी डिस्टर्ब ना हो जाए। ऑलराइट, सो अब जितने भी डेटा होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की कोई एक स्पेसिफिक एफिनिटी ज़रूर होती है उन डेटा। मशीन लर्निंग के लिए डेटा जो है वो एक ऐसा पैटर्न है। मशीन लर्निंग उस डेटा के अंदर से पैटर्न अंडरस्टैंड करती है, तो अगर वो अंडर अनस्टैंडर्डाइज हो या अनस्केल्ड हो तो फिर प्रेडिक्शन भी हमेशा अनएक्सेप्टेबल आती है। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड स्केलर से कि स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या करता है हमारे पास। हम स्टैंडर्ड स्केलिंग को पहले इसकी थोड़ी बेसिक इंट्यूशन समझेंगे कि दैट वाई वी यूज स्टैंडर्ड स्केलिंग और क्या मेजर रोल है इसका मशीन लर्निंग के अंदर। स्टैंडर्ड स्केलिंग भी एक प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है जो कि एक कंटिन्यूस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डाटा है, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो। हमारे पास ये डाटा है, वाई एक्सेस हमारे पास फॉर रेफरेंस इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जांपल डेंसिटी हमारे पास ये वाई एक्सेस इस्तेमाल हो रहा है। एक्स एक्सेस के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज है। ठीक हो गया, लेकिन हमारे पास डाटा डिफरेंट नॉर्मलाइज फॉर्म कंटिन्यूस डाटा है, लेकिन डिफरेंट नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा डाटा इस तरीके से स्केल हो जाए कि इनके जो मीन हो वो 0 हो जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो 1 हो जाए। ये एक स्केलिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। ये यूजुअली हम लोग तब इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा हाई वेरिएंस आ रहा हो या डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, तो ये हम तब इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो ये वैसे बहुत बेस्ट टेक्निक नहीं है यूज़ करने के लिए, उसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। लेकिन ये सेंड स्केलिंग आपका सारा का सारा कंटिन्यूस डाटा जो होगा उसको नॉर्मलाइज कर देगा। ये इसका फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस मीन एक्स अबव अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। क्या कर रहा होता है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्केल के ऊपर 1000 वैल्यूज़ है। एक दो वैल्यूज़ तो होती नहीं मशीन लर्निंग, आपके पास डाटा है 1000 वैल्यूज़ है आपके पास न्यूमेरिकल। अब क्या कर रहा होगा उसको कि हर स्केल की हर वैल्यू पे जाएगा, एक तरफ तो उसने सबका मीन निकाल लिया। फॉर एग्जांपल नंबर 1000 वैल्यूज़ का मीन 20 आ रहा है, 20 उसने निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन उसने निकाल लिया कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आ रहा है। ठीक हो गया, तो वो 20 और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन 3, अब वो हर वैल्यू से जाकर माइनस भी होगा, डिवाइड भी होगा। जब ये फॉर्मूला ये टेक्निक सब चीज़ों के ऊपर परफॉर्म होती है तो वो जो डाटा हमारा ट्रांसफॉर्म होता है वो इस तरह ट्रांसफॉर्म होता है कि जो उसका सेंटर मीन होता है वो 0 बन रहा होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन यूजुअली 1 बन रहा होता है या उसके अराउंड बन रहा होता है।
अगर हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे डाटा खुद से क्रिएट किया, अभी हम रियल वर्ल्ड डाटा पे काम नहीं कर रहे। रियल वर्ल्ड डाटा पे हम परसों से काम करेंगे, जब मशीन लर्निंग पे काम करेंगे। हमने जनरली एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा हमने क्रिएट कर रहा है, जिसके अंदर हम यहाँ पे, अगर आपको मैं समझाऊँ कि डाटा क्रिएट कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू दी हुई है 10,000, मतलब एक लाइन के अंदर तकरीबन 10,000 वैल्यूज़ हैं। कब से कब कहाँ से कहाँ तक, तो ये हमने इसकी रेंज स्पेसिफाई कर दी है 0 to, ठीक है। ये वहाँ पर जाके हिट कर रहा होगा, मतलब ये आप देखें, अगर बायस आपको रेफरेंस नज़र आ रहा हो तो ये इसका रेफरेंस है जो यहाँ पे मौजूद है। ये इधर ही आकर अपना हिट करेगा और इधर ही आके अपना रेफरेंस मार्क करेगा। ये हमने जिस तरीके से x2 के अंदर वैल्यूज़ दी हैं 5 या -5, तो ये भी उसी तरीके से वहाँ तक जा रहा है, उसी लेवल पे जा रहा है। ठीक हो गया, आपने ये देख लिया, हमने इसको प्लॉट कर दिया यहाँ पे। लेकिन अब हमारे पास डाटा की कुछ नवैयत कुछ इस तरीके से है कि अगर हम इसको मशीन लर्निंग में ट्रेन करने जाएं, तो एक तो ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं कि 20, 30, 40, 50, अब 10,000 वैल्यूज़ है। जब मशीन लर्निंग इसको का मॉडल जब इसको कंप्यूट करना जाएगा, तो इतनी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर रिक्वायर कर रहे हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। सो यहाँ पर हम इस टेक्निक को इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि आपकी टाइम कैपेसिटी, ना सब टाइम कैपेसिटी कम हो, वो 0 1 करके डाटा को इस तरीके से स्केल करता है, ना कि आपके फीचर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते हैं, और ना ही आपका डाटा, जो आपका डाटा इस फॉर्मेट में हो जाता है, इस एफिनिटी में हो जाता है कि मशीन लर्निंग को अंडरस्टैंडिंग की बहुत आसानी होती है। अब यहाँ पे फर्स्ट सिंपली हमने, अगर यहाँ से हमने डाटा रन कर लेते हैं सबको एक साथ, कंट्रोल F9, ओके, सबको मैंने एक साथ रन कर लिया, तो सारा का सारा एक साथ एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है फ्रॉम sklearn.free processing import standard scalar। ये हमारे पास एक sklearn जो है, हमारे पास एक मशीन लर्निंग की दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है, scikit-learn लाइब्रेरी मशीन इज़ द हार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, सेकंड sklearn के हमने प्री प्रोसेसिंग की पैकेज इंपोर्ट करते हुए ये फंक्शन इंपोर्ट किया स्टैंडर्ड स्केलर का। हम उस स्टैंडर्ड स्केलर को इस वेरिएबल में डिफाइन कर रहे हैं, इस वेरिएबल में लेके आ रहे हैं एस। ओके, अब यहाँ पे एस का इस फंक्शन का एक मेथड है फिट ट्रांसफॉर्म। जो भी डाटा हमने लिया है, ये हमारा पास डाटा था, हमने लिया था df वेरिएबल के अंदर। जो भी डाटा हमने लिया है, वो तमाम डाटा जो df वेरिएबल हमने यहाँ डाल दिया, मतलब तमाम डाटा इस पर जा रहा है, वो फिट हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और वो हमने किसी नए वेरिएबल में स्टोर करा दिया डाटा tf के नाम से, मतलब डाटा ट्रांसफॉर्म हो गया। हम यहाँ पे मैं डाटा ट्रांसफॉर्म करा दिया। अब यहाँ पे हमने लिखा df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, मतलब हम पांडास की लाइब्रेरी यूज़ करते हुए क्या बोल रहे हैं कि भाई डाटा डॉट टी एफ, डाटा अंडरस्कोर टी एफ, वापस हम इसको इसमें लेकर आ रहे हैं। आप चाहो तो सिंपली इसको डी एफ भी कर सकते थे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, मैंने बिला वजह घुमा दिया इसको। हम वो डाटा यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे पैरामीटर में पास कर रहे हैं जो हमने ट्रांसफॉर्म किया था, और कौन कौन से उसके कॉलम्स थे हमारे पास। ऑब्वियस बात है, x1 थे, x2 थे और x3 थे। अब इन 3 कॉलम्स को हम जब प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेहतरीन किस्म का ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज हो गया है, हमारे पास कितने बेहतरीन तरीके से स्केल हो गया। कहाँ हमारे पास ये डाटा इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर था, और कहाँ हमारे पास डाटा, अगर आप x के रेफरेंस पे देखें, x के एक्सेस पे देखें, तो तीनों एक्स एक्सिस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो गए हैं, और तीनों के तीनों मतलब तीनों इस तरह है कि तीनों का जो मीन बनेगा वो भी 0 बनेगा, और तीनों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा वो भी 1 बनेगा, और वैल्यूज़ भी कम हो गई हैं ताकि मशीन लर्निंग को कंप्यूट करने में ज़्यादा आसानी हो और हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाए। सेकंड टेक्निक हमारे पास आती है मिन मैक्स स्केलर। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ये टेक्निक है जो यूजुअली मशीन लर्निंग इंजीनियर्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहा होता है कि डाटा को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आपके पास, लाइक आपके पास डाटा शुरू हो रहा है 0 से लेके और ख़त्म हो रहा है 20,000 तक, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो वो अपने इस फॉर्मूले से क्या कर रहा होता है, उस डाटा को समराइज करके 0 और 1 के दरम्यान लाता है। ये भी बहुत बेहतरीन टेक्निक है, लेकिन दोनों का पर्पस अलग है। ये डाटा को नॉर्मलाइज कर रहा होता है, ये डाटा को शिफ्ट कर रहा होता है 0 और 1 के दरम्यान। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या था कि वो तीन एक्सेस थे हमारे पास, लेकिन उनका जो वेरिएंस बन रहा था वो इस तरीके से बन रहा था कि वो 1 तकरीबन अराउंड 1 होता है, और जो मीन होता है वो अराउंड 0 होता है। ऑल राइट, ओके, माई टीम इज सेइंग दैट योर क्वालिटी इज पुअर, डजंट मैटर।
ओके, सो मिन मैक्स स्केलर इस तरीके से हमारे पास स्केलिंग कर रहा होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेट स्केलिंग से नहीं सेट हो रही हो तो फिर हमारे पास सेकंड स्टेप ये होता है कि हम मिन मैक्स स्केलिंग इस्तेमाल करें। अब ये क्या कर रहा होता है कि हमारे पास अगर 10,000 वैल्यूज़ हैं एक्स किसी स्पेसिफिक एक्स स्केल के अंदर, तो वो हर 10,000 वैल्यूज़ का एक मिनिमम निकाल लेगा और उन हर तमाम 10,000 वैल्यूज़ का मैक्सिमम भी निकाल देगा। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा और हर पॉइंट पे जब वो ट्रांसफॉर्म होता चला जाएगा, वो फिट होता चला जाएगा, तो आपकी वैल्यूज़ इस तरह से होते हुए इस तरह हो जाएगी। यहाँ पे कहाँ आपके पास ये 0, 20, 40, 60 में था और कहाँ आपके पास ये वैल्यू 1 से आगे जा ही नहीं रही है। देखा आपने कि कितनी बड़ी वैल्यू कितनी छोटी होगा, क्योंकि जब ये वैल्यूज़ 10,000 होती हैं तो मशीन लर्निंग की बच जाती है। मशीन लर्निंग कहती है क्या दे दिया मुझे, या आपने बेसिकली एक अब डीप लर्निंग तो आप बोलोगे हाँ भाई जहाज़ के अंदर आपने लोग सवार कर दो, जहाज़ तो फटाफट टावर के साथ दे गया। लेकिन अगर आप एक मैदान गाड़ी के अंदर आप कहो कि भाई मैंने 200 बंदे उठाने और उसी स्पीड से जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सेम यहाँ पे यही चीज़ थी, यहाँ पे बहुत बड़ा डाटा था, हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया, उसने 0 और 1 के डाटा में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम आर्टिफिशियल डाटा जनरेट कर रहे होते हैं। एक डाटा हमने पॉजिटिव स्क्यू के लिए जनरेट कर दिया, फॉर एग्जांपल इधर इधर और इधर हमने नेगेटिव स्क्यू जनरेट कर दिया, काफ़ी नीचे है, और देन वी जनरेटेड नॉर्मल डाटा। ये सारा का सारा डाटा हम रैंडमली जनरेट कर रहे हैं। और हमारे पास जब हमने प्लॉट करने के बाद देखा कि हमारे पास डाटा किस तरीके का है, तो हमारे पास डाटा इस तरीके की नोइयत का है। हमने उसको विजुअलाइज किया, हमने डी एफ डॉट प्लॉट इज यूज फॉर विजुअलाइज। अगर आप डॉट के डी ई नहीं भी यूज़ करें तो डजेंट मैटर, वो प्लॉट हो जाता है, लेकिन वो स्कैटर प्लॉट होगा। के डी ही हम इसलिए यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट कलर कम्बिनेशन इस्तेमाल करेगा हर एक्सिस के लिए, और डिफरेंट कलर कम्बिनेशन के साथ सबको प्रॉपर ऑन सेम रेफरेंस सेम डेंसिटी वो आपको विजुअलाइज करके दिखा देगा। अब हमारे पास इधर हमने कोई वाई एक्सेस नहीं लिया हुआ, तो ये इसने वाई एक्सेस आर्टिफिशियली खुद जनरेट करी है और तीनों को उस पर्टिकुलर डेंसिटी पे दिखा दिया। तो ये डी एफ डॉट प्लॉट के डी ई, अब हम आगे जाके बहुत ज़्यादा काम करेंगे इस पर, इसको यूज़ करेंगे आज के दिन। तो ये अपनी पर्टिकुलर रेफरेंस बना रहा है आर्टिफिशियल, और उसी के ऊपर ही आपको एक्सेस का डाटा जनरेट करके दिखा रहा है। सो हमने यहाँ पे ये डाटा जनरेट किया, ये फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया। फार्मूला के अंदर है, आपको फार्मूला लिखना नहीं होता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कौन सी टेक्निक क्या कर रही है। फ्रॉम एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग, इसकी लाइब्रेरी प्री प्रोसेसिंग के अंदर से आपने फंक्शन इंपोर्ट किया मेन मैक्स स्केलर। मेन मैक्स स्केलर को आपने रिफाइन करा दिया इसके अंदर एम वेरिएबल के अंदर। देन आपने ट्रांसफॉर्म डाटा के लिए डाटा अंडरस्कोर टी एफ के अंदर डाटा ले लिया एम डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डी एफ। अब डाटा इसमें पास हो रहा है, जो रॉ डाटा हमारे पास था वो तमाम का तमाम डाटा इधर पास हो रहा है। फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन है किसका, मिन मैक्स स्केलर का। अब हम चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट मिन मैक्स स्केलर पैरेंथेसिस डॉट फिट ट्रांसफॉर्म भी लिख सकते थे, लेकिन ये एक अच्छी टेक्निक होती है कि आप अपने फंक्शन को इस वेरिएबल में डिनोट करा दो और देन यू डू परफॉर्म लाइक दिस। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जब उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब देन वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। जिस तरह से हम ऊपर विजुअलाइज किया था, हम नीचे भी विजुअलाइज कर रहे हैं कि डाटा फ्रेम के अंदर हमने डाटा टी एफ डाला, तीनों के तीनों कॉलम्स हमने ले लिए, और हमने कहा अब हमें अपने तीनों के तीनों उसको इम्पोर्ट कराना है। डी एफ डॉट प्लॉट डॉट के डी ई हमने किया, तो तीनों के तीनों हमारे पास जो ग्राफ थे, अगर आप ये देखें डाटा था हमारा हर एक्सेस का, तो कितना बिखरा हुआ डाटा था, और अब तीनों नॉर्मलाइज हो गए। और नॉर्मलाइज भी इस तरीके से हुए हैं कि सबकी वैल्यू जितनी भी हैं वो मिनिमम 0 होंगी और मैक्सिमम 1 होंगी। 1 से थोड़ा सा ऊपर निकल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर नहीं निकलेंगे। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, आप इसको डाटा का देख सकते हैं कि किस तरीके का डाटा होगा ये। ओ माय गॉड, ये पुराना इसको स्टोर किया हुआ है। लेट मी वेट। वेयर यू गो। बस ये उसकी प्राइवेसी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें x1 x2 और x3 की वैल्यू, तो हमारे पास इस तरह की कुछ वैल्यूज़ थी, और कोई 38 तक है, कोई 55 तक है, कोई 46 तक है। हमने विजुअलाइज इसलिए किया था ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो
क्योंकि ये तो सिर्फ 5 वैल्यूज दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे 100 डाल देंगे तो 100 दिखा देगा, और आप सबको एक साथ ही देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो उन 10,000 या 1000 वैल्यू जितनी भी आपके पास हैं, हम उनको ऐसे विजुअलाइज फॉर्म में देख रहे हैं। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि हाउ डेटा TF is gonna show, wow, let me see that data underscore slash TF। ओके, तो वो ट्रांसफॉर्म डाटा है, वो उसके अंदर कोई नंपाई की एरे नहीं है। हमने उसको अभी तक कन्वर्ट नहीं करा। एक मिनट, इसको दोबारा रन कर लूँ। यहाँ पे हम इसी ट्रांसफॉर्म डाटा को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और क्या हो गया है मुझे भी। वेट वेट वेट, मुझे सारी चीज़ें दोबारा रन करनी पड़ेंगी। मैंने ऊपर चीज़ें नीचे रन कर दी हैं, और उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। बिल्कुल। बेसिकली असल में ये डीएफ आगे भी इस्तेमाल हुआ हुआ होता है। ये मैंने हर जगह डीएफ इस्तेमाल कर लिया है, तो वो वैल्यू उसकी रहती हैं, और मैंने उसी डीएफ पे डॉट हेड लगा दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए, और वो फिर कंफ्यूज हो गया। वो आगे की वैल्यू को इसमें लेके आ रहा था। ये चीज़, ये यहाँ पे सीन हो रहा था इस वक्त। ऑल राइट, तो मैं ज़्यादा ऊपर चला गया, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि यहाँ पे इसने किस तरीके से वैल्यूज को स्केल डाउन कर दिया है, 60 से इस पे ले आया है, और सारा का सारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था, बस फ़र्क ये था कि स्टैंडर्ड स्केलिंग का, अगर आप तीनों एक्सेस पे डाटा आप जो स्केल कर रहे होते हैं, तो वो तीनों का मीन 0 के बराबर ले आता है, और तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बराबर ले आता है। वो उसकी ये प्रायोरिटी होती है स्केल करते वक्त। लेकिन मिनिमैक्स स्केलर का ये सिनेरियो होता है कि वो जब स्केल कर रहा होता है, वो तमाम की तमाम जो एक्स एक्सिस पे रेफरेंस वैल्यूज़ होती हैं, वो 0 से 1 के दरमियान उसको डाउन स्केल कर देता है। ओके, रोबोट स्केलर। रोबोट स्केलर की एक स्पेसिफिक क्वालिटी है कि रोबोट स्केलर हम तभी यूज़ करते हैं जब आपके पास स्पेसिफिक आउटलायर हो। नाउ व्हाट इज़ आउटलायर? यहाँ पर देखें, हमारा डाटा यूजुअली जा रहा है ऐसे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आराम से 0 से लेके मैक्सिमम 0.23 होगा आराम से। मतलब ये डेंसिटी रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे, आराम से ये चलता जा रहा है। लेकिन अचानक से वैल्यूज़ आ गई, 1 आ गई या 2 आ गई, वो इतनी ऊपर आ गई 0.30 पे कि मशीन लर्निंग मॉडल अब वो सीखता जा रहा है कि चलो हाँ, मैं याद करते जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक काम कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक काम करते करते आप होगा, नहीं अब उठो, जाके वहाँ से जाके वो संभालने करो। आप बोलो कि यार ये क्या। सेम हैपन्स विद मशीन लर्निंग एज वेल। वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी एक्यूरेसी भी डिस्टर्ब हो जाती है। वो सेम चीज़ फॉर एग्जाम्पल आप आगे जाके देखेंगे कि रिग्रेशन ड्रॉ हो रही होती है, लेकिन वैल्यूज ऊपर कहीं बहुत दूर आ जाती है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि उसको रिमूव कर देते हैं, तो वो बेसिकली एक आउटलायर बन रहा होता है। तो आप उसको रिमूव ना करें, आप उसको स्केल कर दें, आप उसको इस फॉर्मेट में ले आएँ कि मशीन लर्निंग को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। अब ये क्या कर रहा है, लेट मी शो यू। ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या करता है कि तमाम डेटा का जो क्वार्टाइल्स होता है, क्वार्टाइल मतलब एक स्पेसिफिक परसेंटेज, मतलब क्वार्टर मतलब 25%, 50%, 75%, एंड देन अप टू 100। ये तीन ये क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। इन 4 क्वार्टर के दरमियान ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, ये इसका फॉर्मूला है। Q1 का मतलब क्वार्टर 1 है, Q3 का मतलब थर्ड क्वार्टाइल है, और Q1 का मतलब यस क्वार्टाइल 1 है। अब यहाँ पे मैंने डाटा जनरेट कर दिया है आर्टिफिशियल। अब यहाँ पे मैंने डाटा थोड़ा सा डिफरेंट जनरेट किया है। मैंने यहाँ पे हाई इसको मतलब उसकी नंबर हाई डाला है, 20 डाला है मैंने, उसकी रेंज ज़्यादा डाली है, और एक नॉर्मल डाटा डाला है, और सारा डाटा बिल्कुल सुकून से चल रहा था। लेकिन मैंने इसको आपस में कॉन्केटिनेट करके क्या किया, मैंने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी आर्टिफिशियली। मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, उसको मैंने दोनों को, एक नॉर्मल और एक हाई आउटलायर का डेटा मैंने आपस में कॉन्केटिनेट करके डिस्टर्बेंस क्रिएट करी। अब हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके का है कि आप इस आउटलायर को डील करना है। मशीन लर्निंग अपनी क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ सीख रही है। अभी तक हम मशीन लर्निंग पे नहीं गए हैं, लेकिन मशीन लर्निंग के बाद अगर डेटा जाता, तो ये मशीन लर्निंग उसके यहाँ पे सीख रही होती कि भाई मुझे इस स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। अब आपने एकदम बोल दिया कि वहाँ से घूम के आ जाओ, जाना था मलिर चलेगा सदर, ये तो ना हुआ ना। फिर जाना था मलिर चलेगा जौहर, तो ये कितना डिस्टेंस है, आपके एक स्पेसिफिक टारगेट नहीं रहा, आप इधर उधर जा रहे हो, और मॉडल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। ओके, सो मैं ये भी बता दूं कि अगर किसी ने नमपा या पांडास नहीं पढ़ी हुई,
मैं भी कमेंट देख रहा था, किसी ने अगर numpy और pandas नहीं पढ़ी हुई तो मैंने कहा था वो pjax हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। numpy बेसिकली यूजुअली यूज होती है फ्रॉम फॉर सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और डेटा को एरे में कन्वर्ट करने के लिए एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ज़्यादातर वो मैट्रिसेस के साथ डील कर रही होती है, और पांडास डेटा फ्रेमिंग के लिए यूज़ होता है, डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप ये देख रहे हैं pd डॉट डेटा फ्रेम, तो ये पांडास की लाइब्रेरी है। ये मैं कमेंट आया था तो इसलिए मैं ज़रा ये बता दूँ। यहाँ पे हमने numpy भी इंपोर्ट की हुई है, यहाँ पे हमने pandas भी इंपोर्ट की हुई है। तो ये जो pandas है हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, spd हमने कर रखा है, स्कैलियस लिया हुआ हमने, तो हम इसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं इसको यहाँ पे, और इसके कुछ फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम इससे आर्टिफिशियल डाटा भी जनरेट करा सकते हैं। हम डाटा फ्रेम, हमारे पास कोई डाटा अगर एक्सेल फाइल में है, CSV फाइल के अंदर है, JSON फाइल के अंदर है, या किसी भी फाइल के अंदर है, स्प्राइट फॉर्मेट के अंदर है, तो डाटा फ्रेम कैन रीड इट। तो हम उसके लिए पांडास यूज़ कर रहे होते हैं। आगे जाके हम सारी की सारी जो डाटा होगा वो पांडास के थ्रू ही इंपोर्ट करा रहे होंगे। अगर आपको पांडास इन केस नहीं भी आती सो इट्स नॉट सच अ डिफिकल्ट थिंग। यूट्यूब पे आप 10-15 मिनट का ट्यूटोरियल देख लेंगे, आप पांडास के एक्सपर्ट बन जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है पांडास। ओके, हमने मिनमैक्स स्केलर यहाँ पे इंपोर्ट करा है स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग से, और देन वी ट्रांसफॉर्म इट। यहाँ पे हम ये हो गया, ये हम सब कर चुके थे, रोबोट स्केलिंग पे आ गए। यहाँ पे हमारे पास आउटलायर था। ओके, अब हम यहाँ पे हमारे पास सब दो एक्स एक्सिस हैं, एक x1 है और एक x2 है। दो एक्स एक्सिस हैं हमारे पास, जितने मर्जी ले लें वो तो कोई इशू नहीं होता। अब आप यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास दो आउटलायर थे। अब मशीन लर्निंग क्या कर रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर आप देखें तो पहली चीज़ तो ये कि इसकी वैल्यूज़ कम हो गई। देख रहे हैं आप, -20 से 20 तक का पूरा टोटल ग्राफ बनाया है इसने, जबकि पहले तो -10 से शुरू होता और 60 तक जा रहा था। इससे सबसे पहले तो वैल्यूज कम कर दी, ऑब्वियस फॉर कंपटीशन, ताकि कंपटीशन में आसानी हो। और देन इसने आउटलायर, दोनों के आउटलायर जो थे, एक का 20 भी था, एक का 30 भी था, वो दोनों को 0 पे लाया, और 0 पे भी ला के उसने दोनों दोनों के साथ साथ कर दिया, ताकि अगर मशीन लर्निंग मॉडल को कोई चीज़ हटानी हो तो वो हटा दे, या फिर वो कंफ्यूज ना हो। अगर बार बार बीच में अब आपको मैंने काम करने को कहा है कि भाई मुझे एक वेबसाइट बनानी है और मुझे आज कितनी बनानी है, अब आपको घर वाले बुला रहे हो बार बार, कभी किस काम के लिए, कभी ये ला दो सामान, कभी ये सामान ला दो, कभी ये सामान ला दो, आपका मोमेंटम नहीं बना रहेगा, आपका टेम्पो टूट जाएगा। अब आपको पास सारा आपको ये कह दिया कि भाई सिर्फ इसी स्टोर पे जाना है आपको दिन में एक दफ़ा, और सारा का सारा सामान इस स्टोर से लेकर आना, तो फिर शायद आप चले भी जाओ और लेके भी आ जाओगे, आपके लिए वो डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। तो दैट इज़ फॉर दैट हम रोबोट स्केलिंग यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। इसको भी नॉर्मलाइज कर दिया। ये रोबोट स्केलिंग हम तभी यूज़ करते हैं जब आपके पास आउटलायर्स हों, बिकॉज इसकी इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि इट्स वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स। नाउ our next technique is normalizer. Each parameter value is obtained by dividing by magnitude. हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 एक्सेस में डाटा है, x1 x y एंड z। अब वो क्या करेगा, ये फॉर्मूला है उसका कि हर एक्स एक्सेस पे आने वाली वैल्यूज़ को, वाई एक्सेस पे आने वाली वैल्यूज़ को, और जी एक्सेस पे आने वाली वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के तहत वो सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है 0.0। तो वो जितना भी डाटा होगा वो ओरिजिन के मुताबिक, ओरिजिन की प्रायोरिटी के मुताबिक उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक डाटा जनरेट किया, ये रैंड इंट का मतलब ये होता है रैंडम डॉट रैंड इंट, कि हम रैंडम डाटा जनरेट कर रहे हैं। नंपाई का ये फंक्शन है, रैंडम डाटा जनरेट कर रहे हैं। रैंड इंट का मतलब ये कि जो भी डाटा होगा वो इंटीजर में होगा, लेकिन हम बाद में उसको फिर से फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। अच्छा, फिगर इज इक्वल टू PLT डॉट फिगर, हमने यहाँ पे एक डायग्राम ले लिया। ये मैटप्लॉट भाई ये हम कल पढ़ेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमने वेरिएबल के अंदर ऐसी ही एक टेम्पलेट कह लें, आप जो मर्जी कह लें, एक स्ट्रक्चर ले लिया, एक ग्राफ ले लिया, हमने फिगर ले लिया, उसकी विजुअलाइज फॉर्म हमने स्ट्रक्चर ले लिया जो एम्प्टी है बिल्कुल, उसमें कोई डाटा नहीं है। हम उसके बाद उसमें डाटा डाल रहे हैं। कैसे, x इज इक्वल टू, हमने ये फॉर्म वेरिएबल ले लिया ax इज इक्वल टू PLT डॉट एक्सेस प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रिंग 3D। ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम उसको बता रहे हैं कि हम जितने भी उसके अंदर वो देंगे, डेटा देंगे, वो 3 डायमेंशंस में विजुअलाइज होना चाहिए। मतलब हमारे पास 3 डायमेंशन है, जैसे 3 डायमेंशन में विजुअलाइज करेंगे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हमने यहाँ पे इसी 3D लिख दिया। इसको अगर आपको अगर अभी समझ में नहीं भी आता ज़्यादा अच्छा, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे विजुअलाइज यूज़ करा है ताकि आप लोगों को फॉर फ्यूचर
प्रॉब्लम ना मतलब डाटा को समझने में आसान ही हो, लेकिन कल हम ये सारी कन्फ्यूजन्स भी डील कर लेंगे। कल डाटा विजुअलाइजेशन हम बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ पे स्कैटर 3D लगा दिया। एक होता है सिंपल स्कैटर प्लॉट जो कि 2 एक्सिस को प्लॉट कर रहा होता है। एक होता है स्कैटर 3D मैटप्लॉट के अंदर, जिसमें हमने दोनों के डेटा फ्रेम पास किए, लाइक x1 y1 z1। अगर आप देखें तो हमारे पास एक x1 था, एक y1 था और एक z1 था। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी हमने ये कर दिया x1 y1 और z1 हमने प्लॉट वो कर दिए हैं, पास कर दिए हैं, और ये हमारे पास विजुअलाइज हो गया। अब ये हमारा डाटा है, इधर उधर फैला हुआ है। अगर आप यहाँ देखें, जीरो -150 से लेके 150 तक वैल्यू जा रही है, किसकी? वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस की वैल्यू जा रही है -100 से लेके 100 तक, जी एक्सिस की जा रही है -80 से लेके 80 तक। तो आपने देखा कि कितना मतलब वास्ट रेंज ऑफ इसकी वैल्यूज हैं, जो कि हमें इसको कम करने की बहुत बेतहाशा ज़रूरत है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे नॉर्मलाइजर इंपोर्ट किया। अब हम फिर जो हमारा डाटा हमारे पास था डीएफ के अंदर, हमने वो डाटा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया नॉर्मलाइजर के अंदर। नॉर्मलाइजर फंक्शन लिया, डाटा ट्रांसफॉर्म के वेरिएबल के अंदर नॉर्मलाइजर फिट उसको ट्रांसफॉर्म लिया और उसमें डाटा डीएफ ट्रांसफॉर्म करा दिया। हम जैसे कि हमने पहले देखा कि हम डायरेक्ट इसको हेड करके मालूम नहीं कर सकते डाटा क्या है, क्योंकि ये एक एरे है। अगर आप सिंपल कर्सर उसके ऊपर लेकर जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिंपल एक एरे है। ऑलराइट, नाउ डेटा फ्रेम इज इक्वल टू df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। हमने यहाँ पे वापस से उसी डाटा फ्रेम को यहाँ पे डाला ताकि हम उसके उस एरे को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करें, ताकि हम उसके बाद में विजुअलाइज भी कर सकें और सब चीज़ें कर सकें। x1 y1 z1 हमने तीनों कॉलम ले लिए, उसके ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। हमने तीनों कॉलम ले लिए। नाउ वी विल अगेन विजुअलाइज डाटा कि अब किस तरह होता है। पहले हमारे पास डाटा इस टाइप का था, अब हमने क्योंकि उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब हमने उसको नॉर्मलाइजर के थ्रू स्केल कर दिया। लेट्स सी अब किस तरीके का डाटा है। तो अगर आप देखें तो ये डाटा बिल्कुल एक सर्कुलर टाइप सा है, ये ओवल दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये सर्कुलर टाइप का है। ये क्या एज्यूम करता है कि मतलब बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं मशीन लर्निंग के, वो एज्यूम कर रहे होते हैं कि जितना भी डाटा है हमारे पास वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक है। फॉर एग्जांपल नाइफ बेस, नाइफ बेस का तो मेजर रोल होता है, क्योंकि नाइफ बेस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप नाइफ बेस मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ करोगे आगे जाके, तो वहाँ पर आपको ये लाजमी स्केल करनी पड़ेगी, स्पेशली इफ़ यू हैव 3 एक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी थ्रेश वो थी वैल्यूज़ थी, उसने उसको ओरिजिन के नज़दीक कर लिया। मतलब यूँ कह लें कि उसको सेंटर राउंड कर दिया। वो एक सर्कुलर बॉडी बन गया, एक अर्थ की तरह सेंटर, जैसे अर्थ के अंदर बीच में एक इक्वेटर होता है, बीच में हमारे पास एक ओरिजिन है और वो सारा सर्कुलर फॉर्म में हो गया है। और अगर आप वैल्यूज़ देखें तो बहुत कम है, -1 से लेके 1 तक है, 1 से लेके -1 तक है, 1 से लेके -1 तक है। क्या मतलब हुआ कि जो वैल्यूज़ हमारे पास 150 तक जा रही थी, वो वैल्यूज़ अब हमारे पास 1 तक हो गई। ये चक्कर नहीं है कि आप डिवाइड बाय डायरेक्ट 100 कर देंगे तो आपकी वैल्यू स्केलिंग हो जाएगी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको भी देख रहा होता है। बकायदा इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, हर चीज़ फार्मूले के मुताबिक हो रही होती है। तो ये हमारा 3 एक्सिस डाटा इस तरीके से नॉर्मलाइज हो गया। ना बैनराइजेशन, जैसे अभी मैं आपसे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नई बेस के अंदर प्रोबेबिलिटी का चक्कर होता है कि मशीन लर्निंग का एक मॉडल है कि आपको प्रोबेबिलिटी से आप डील कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का जो फॉर्मेट है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक ज़रूर होना चाहिए। ये क्या कर रहा होता है, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उनको 0 और 1 में कन्वर्ट कर रहा होता है। मतलब कोई बीच में हेरा फेरी नहीं है, लाइक कोई कंटिन्यूस डाटा नहीं है, ये क्लासिफाइड डाटा है। ये हम बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास डाटा 2 कैटेगरीज के अंदर हो। अगर आपको याद हो तो हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास डाटा रिग्रेशन बेस्ड भी हो सकता है, जो कि कंटिन्यूस डाटा होगा, तो हमारे पास क्लासिफाइड क्लासिफिकेबल भी हो सकता है, लाइक ट्रू एंड फॉल्स। अब जैसे एक प्रोग्राम है जो बता रहा है, डिटेक्ट करके बता रहा है कि भाई ये फीमेल है या मेल है, तो ये डाटा बाइनराइजेशन है। उसके अंदर आप ये थोड़ी बता सकते हो कि भाई ये इतने % मेल लगा है, इतने % फीमेल है। वो बंदा भी कहेगा यार मुझे इसने पता नहीं क्या बना दिया। सो ये इस तरीके की चीज़ों के अंदर हम डाटा को बाइनराइजेशन में इंकोड कर रहे होते हैं, साइज थ्रेशोल्डिंग उसके। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया एक एरे, सिंपल एक हमने एक एरे ले लिया और उसकी वैल्यूज़ हमने दे दी हैं डिफरेंट, 1 -1 2 2 0 0 0 1 -1। आप
कुछ भी दे दें वैल्यू, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम फ्यूचर अगले एक दिन बाद से वैसे भी हमने रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करना है। आप इसमें कोई भी वैल्यूज़ दें, ट्राई करें उसको, गलतियाँ निकालें, जितनी गलतियाँ निकालेंगे उतना समझेंगे, फिर फिक्स भी करने की कोशिश करें उसको। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने बाइनराइजर का फंक्शन इंपोर्ट कराया और ट्रांसफॉर्म कर दिया इस पूरे एरे को। लेट दिस हमने इस पूरे एरे को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके अंदर, डेटा अंडरस्कोर टी एफ। अब मैंने यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर टी एफ को डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट उसमें भी फॉर्म में भी लिख के आ सकता हूँ, मतलब डेटा फ्रेम भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर टी एफ को डायरेक्ट ही चेक कर लिया कि भाई देखो देखो इसमें क्या है। तो हमने अगर इसमें जब देखा तो इसके अंदर एक एरे है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये इसको एरे बना रहा है। यहाँ पर आप डेटा दें या एरे दें, इसने आपको एरे ही बनाकर देना है। अगर आप इसको एरे नहीं भी देते ना तो कोई थोड़ा मसला नहीं था, इसने आपको एरे ही बनाकर देना था। तो ये हमारे पास एरे आ गया। अगर आप देखें तो इसने तमाम 1 2 0 -1 वाली वैल्यूज़ को 1 और 0 में कन्वर्ट कर दिया। कोई बीच की चीज़ नहीं है कि भाई 5 हो, कहीं पे 1 हो, कहीं पे 2 हो, कहीं पे 3 हो, तो उसको ये कन्वर्ट करके कर दे 0.5 0.1 0.2 0.3 और 0 और 1 के दरमियान स्केल कर ले, जो अभी हम ऊपर कर रहे थे। नहीं, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन के लिए डेटा चाहिए। अभी हमें एक स्पेसिफिक डेटा को, कंटेंट डेटा को क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे उसने तमाम डेटा को 1 और 0 के लिए इस्तेमाल कर दिया, 1 और 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तो हमारे पास ये होगा कि हमने एक कंटिन्यूस डेटा को हमने बाइनराइज कर दिया 0 और 1 के अंदर, एक बाइनरी फॉर्मेट में हम लिया, एक कैटेगरिकल फॉर्मेट बन गया ये। बट वट इफ वी हैव टू इनकोड कैटेगरिकल वैल्यूज, अब बिल्कुल इसी काम का पैसिव काम हो रहा है। हम इसी वैल्यूज़ को, ऑर्डिनल वैल्यूज़ को इनकोड कर रहे होंगे। अब वो किस तरीके से कर रहे होंगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी एफ इज इक्वल टू फाइंड आउट डेटा फ्रेम के अंदर हमने ले लिया एज एंड इनकम। ये डिक्शनरी है, अगर आप लोगों ने पाइथन अच्छी सी पढ़ी तो आपको मालूम होगा कि डिक्शनरी है। और डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे रियल वर्ल्ड डेटा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, नहीं तो मैं आपको इसलिए हमको खुद से जनरेट किया हमने कि ये एज मतलब इस हिसाब से, मतलब जहाँ पे ये एज 30 है, 33 है, इधर उसकी इनकम लो होगी। इन दोनों डिक्शनरी के अंदर हमने दोनों जो लिस्ट है और फिर उसकी की है, ये दोनों तो हमारे पास की आ गई, एज और इनकम। ये हमारे पास एज अ कॉलम नंबर, कॉलम नेम इस्तेमाल हो रहा है, या हेडर कह लें आप, एज इस्तेमाल हो रहा है। और ये उनकी वैल्यू जो लिस्ट है, ये हमारे पास एज अ उनकी वैल्यूज इस्तेमाल हो रही है। और ये सारी कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब 33 लो की है, 44 भी लो की है, 22 भी हाई की है, 44 मीडियम की है, 55 मीडियम की है, 22 मीडियम की है। तो ये इस तरीके से सारा यूज़ हो रहा है। तो अगर हम इसको हमने एक दफ़ा प्रिंट करके भी देख लिया तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आप ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है, फिर 33 के साथ लो आ गया एंड सो ऑन टिल 22। तो इसके दरमियान कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, अभी हम वो नहीं देख रहे। हमने जस्ट इनको, इन वैल्यूज़ को हमने कैटेगरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। लाइक डी एफ डॉट इनकम डॉट मैप। इनकम क्या था हमारे पास, जो डेटा फ्रेम की हमारे पास कॉलम था। जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ये जो चीज़ हमारे पास डिक्शनरी की है, ये डेटा फ्रेम के कॉलम्स हमारे पास बन रहे होंगे। तो ये हमारे पास कॉलम बन गए, हमने उनको मैप कर दिया, सॉरी हमने उनको मैप कर दिया कि लो को मैनुअली मैप कर रहे हैं हम, लो को 1 कर दिया, मीडियम को 2 कर दिया और हमने हाई को 3 कर दिया। तो ये हमने इस तरीके से कर दिया। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास डाटा में मौजूद है, अब यहाँ पे इनकम में लो हाई मीडियम मौजूद था, आपको मालूम है कि लो कम होता है, मीडियम ज़्यादा होता है, हाई ज़्यादा होता है, आपने उसको मैप कर दिया 1 2 3। ठीक है, मशीन लर्निंग भी उसके हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करेगी, क्योंकि मशीन लर्निंग तो न्यूमेरिकल डेटा को इस तरह अंडरस्टैंड कर रही है ना कि 3 ज़्यादा है, 2 नॉन मीडियम है और 1 बिल्कुल कम है। बट इफ़ अगर आप उसको बहुत सारे मुल्क दे दें, लाइक 200 से ज़्यादा मुल्क हैं हमारी दुनिया के अंदर, अगर आप लिस्ट हमारे कॉलम के अंदर वो तमाम कंट्रीज मेंशन हो, अब पाकिस्तान आ गया, अमेरिका आ गया, इंग्लैंड आ गया, इंडिया आ गया, चाइना आ गया, अफगानिस्तान आ गया, देयर आर सो मेनी कंट्रीज, अब वो सब आ गए। अब क्या उनको अगर हम इस तरीके से मैप करने जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, तो क्या वो अच्छी टेक्निक होगी? नहीं। वाई? बिकॉज वो फिर मशीन लर्निंग के मुताबिक क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पाकिस्तान को 2 दिया हुआ था और यूएई को मैंने 4 दिया हुआ था, वो उस यूएई को 4 जो है पाकिस्तान से बड़ा समझेगा। उसके लिए वो वहाँ पे ये टेक्निक फेल हो जाएगी, ये उधर नहीं चलेगी। ये उधर ही चलेगी जब हमारे पास कॉलम्स के अंदर जो डाटा है उसमें कोई रिलेशनशिप मौजूद हो।
हमारे पास इस वक्त रिलेशनशिप मौजूद नहीं है, मतलब पाकिस्तान के अंदर, दुबई के अंदर, ये तो कंट्री के नेम्स है ना, इसमें आप कैसे रिलेशनशिप बता सकते हो? अगर रिलेशनशिप होगा तो ये होगा कि भाई इकॉनमी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, तो उसका तो एक अलग एक कॉलम हमारे पास मौजूद होगा। इस नेम्स के अंदर हमारे पास कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कैटेगरी डिफाइन करी, ओबीज, हेल्दी, स्लिम, इस तरीके से, तो वो आप उसके अंदर रिलेशनशिप मौजूद है और उसको आप न्यूमेरिकल डेटा से मैप कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास इस तरह का डाटा हो, जैसे लाइक कंट्रीज हो गए या मेल फीमेल हो गए, तो आप उसको इस तरीके से डाटा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास अभी तो हमने ऑर्डिनल वैल्यूज देख ली, नॉमिनल वैल्यूज के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, लाइक मेल फीमेल, नो रिलेशनशिप बिटवीन डाटा, वन हॉट। ओके, आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे वही डाटा ले लिया, बस अब तक हमने क्या किया कि अब हमने एक नया कॉलम स्पेसिफाई कर दिया इसके अंदर, डाटा फ्रेम के अंदर, कि ये तमाम एजेस हैं किसी ना किसी इंसानों की, और साथ में ये उनके जेंडर हैं, ठीक है। 33 साल का एक मर्द है, 24 साल की एक फीमेल है, तो 22 साल की का एक मर्द है, जो भी है, ये हमने उसको कंटिन्यू ऑन कर दिया। हमने यूनिक जब किया तो हमें मालूम हुआ कि अब हमारे पास बहुत सारा डाटा हो सकता है इन रियल लाइफ। 100 यूनिक वैल्यूज़ हैं और 2000 या 3000, 4000, 5000 टर्म्स ऑफ डाटा है। तो हम यूनिक इसलिए करते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि कितने यूनिक एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो इसमें सिर्फ 2 यूनिक वर्ड्स थे, मेल और फीमेल स्ट्रिंग के अंदर, जो कि जेंडर में यूज़ हुए थे। हमने यहाँ पे उनको चेक कर लिया। हमने लेबल इनकोडर की फंक्शन इंपोर्ट किया, वन हॉट इनकोडर का भी फंक्शन इंपोर्ट किया, कहाँ से, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से। हमने एक वेरिएबल ले लिया LE, इसमें हमने लेबल इनकोडर डाल दिया। हमने फिर क्या किया, डाटा फ्रेम के एक नया वो बना रहे हैं हम कॉलम, जेंडर अंडरस्कोर TF। अगर तो ये कॉलम ऑलरेडी मौजूद होगा तो ये उसी के अंदर सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। लेकिन अब जेंडर अंडरस्कोर TF हम इसको प्रिंट नहीं कर रहे, हम इसको इज इक्वल टू करके हम कह रहे हैं कि जो भी डाटा ट्रांसफॉर्म हो क्या रहा है उसमें आ जाए। तो अगर ऐसा कोई कॉलम ऊपर मौजूद नहीं हो तो वो उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। लाइक LE डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, हमने डेटा डाल दिया कौन सा, इसमें DF डॉट जेंडर का, मतलब पूरी की पूरी जेंडर की इसके अंदर, ये जो पूरी हमारी लाइन थी, पूरा का पूरा एक कॉलम चला गया जेंडर का। और इसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद, सॉरी, ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो इस तरीके से हमारे पास जेंडर अंडरस्कोर TF में आ गया। अब उसने कोई रिलेशनशिप के तहत नहीं करा कि भाई मेल को 1 कर दिया, फीमेल को 0 कर दिया, और इसमें कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है कि मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। ये इसने जस्ट क्लासीफाई करने के लिए करा कि भाई ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब आपका एक सवाल है जो कि आप लोगों का होमवर्क है कि व्हाट इफ़ यू आर हैविंग 3 यूनिक वैल्यूज़, लाइक अगर यहाँ पे तो मेल फीमेल है, अगर कोई ऐसा है, जैसे कंट्रीज ही ले लेते हैं, लाइक पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। अब ये 3 कंट्रीज बिल्कुल करीब करीब हैं, लेकिन इनका आपस में कोई, अगर हम एरिया वाइज जाएँ तो रिलेशनशिप बनता है, लेकिन नेम वाइज कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। तो इनको वो किस तरीके से क्लासीफाई करता है और आप उसमें कितना सक्सेसफुल उतरते हैं, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिस्कॉर्ड पे मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। डिस्कॉर्ड इज़ मच बेटर, डिस्कॉर्ड में आप शेयर कीजिएगा, देन वी विल फिगर आउट कौन कितना काम कर रहा है। वन हॉट एनकोडर क्या कर रहा है, वन हॉट एनकोडर भी कुछ नहीं कर रहा, बस वो आपने जेंडर अंडरस्कोर TF आपने उसमें डाल दिया, वो एक मिनट, माय माउस स्टक। ओके, जेंडर अंडरस्कोर TF में डाल दिया आपने उसको। ये जो चीज़ है, ये हमने यहाँ पे डबल स्क्वायर डाले में, लोग अक्सर गलती करके बैठ जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं बहुत गलती करता हूँ इसमें कि मैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाल रहा होता, मुझे एक बड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे आपके पास 2 कॉलम हो लाइक दिस, तो आप 2 कॉलम, वाई इज नॉट वर्किंग, लाइक दिस, तो तमाम के तमाम कॉलम हमारे पास इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे लाइक दिस, अगर हमारे पास 2 कॉलम है। लेकिन अगर हमारे पास एक कॉलम हो तब भी ये एक लिस्ट के अंदर आएंगे, और उसके बाद ये डाटा फ्रेम के डब्बे के अंदर जा रहे हैं बिल्कुल डाटा फ्रेम के कॉलम, क्योंकि ये चीज़ डिफाइन करता है डाटा फ्रेम का जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, ये डिफाइन कर रहा है कि मेरा कॉलम कितना, कॉलम जेंडर TF। एक भी कर देंगे तो सही, लेकिन जब आपका मल्टीपल होंगे तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी उसकी। हमने उसको एरे में कन्वर्ट किया, क्यों कन्वर्ट किया, ताकि हम उसको सही तरीके से विजुलाइज कर सकें। वन हॉट एनकोडर ट्रांसफॉर्म किया उसको किसके अंदर। अब अगर आप देखें तो हमारे पास 0 और 1 की वैल्यूज़ थी किसके अंदर, जेंडर अंडरस्कोर TF के अंदर। वन हॉट एनकोडर क्या कर रहा है
कि उसके पास एक बंदा है मेल और उसके बाद एक बंदा है फीमेल। वो चेक कर रहा है कि उसने जो ट्रांसफॉर्म किया, अगर तो वो मेल मेल होगा तो उसको 1 कर देगा, अगर वो फीमेल फीमेल होगा तो उसको भी 1 कर देगा, लेकिन अगर फीमेल मेल हो रहा होगा, मतलब डिफरेंट हो रहा होगा, तो उसको वो 0 कर देगा और आपने उसको एरे के अंदर विजुअलाइज कर लिया। नाउ लर्न अबाउट imputation. मिसिंग वैल्यूज कैन नॉट बी प्रोसेस्ड बाय लर्निंग एल्गोरिथम्स। क्या मतलब है इसका कि आपके पास डाटा आ गया, आपको फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी, प्री प्रोसेसिंग के अंदर एक बहुत अहम काम होता है कि आपके पास एन एन वैल्यूज़ होती हैं, मतलब नॉट अ नंबर वाली वैल्यूज़। अब मशीन लर्निंग के अंदर आप कभी भी डायरेक्टली स्ट्रिंग वगैरह पास नहीं कराते, तो मशीन लर्निंग के पास जो कोर वैल्यूज़ आती हैं या डीप लर्निंग के पास कोर वैल्यूज़ आती हैं, वो हमेशा न्यूमेरिकल होती हैं। चाहे फिर वो इमेज ही क्यों ना हो, आप इमेज को भी एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में लेके जा रहे होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, उसके अंदर भी नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब हमारे पास किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे या कंटिन्यूस डाटा हो या कैटेगोरिकल डाटा हो, जैसा भी डाटा हो, हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ हैं। यूजुअली आपके पास 4000 वो उसका वो डाटा है, मतलब डाटा सेट है आपका 4000 रॉस का, और उसमें कोई अगर 3-4 ऐसी वैल्यूज़ हैं तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, आप उसको रिमूव कर सकते हो वैल्यूज़ को, आपके मॉडल की सेहत पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आपके पास वैल्यूज़ ही बहुत कम है, 5 वैल्यूज़ हैं आपके पास, और उसके अंदर भी आपके पास इस तरह की वो आ जाए, आपके पास वो आ जाए, मतलब कंडीशन आ जाए कि आपके पास मिसिंग वैल्यूज जो है मिसिंग है। आपने कहा अपने बंदे को कि मेरा डाटा जनरेट करो इस कंडीशन, और डाटा जनरेट करके लाया, उसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज आ रही हैं। अब उनकी एक बहुत ज़्यादा मतलब एक रेंज बन रहा है। अब 1000 में से अगर 2-3 वैल्यूज होती तो आप उसको रिमूव कर सकते थे। अगर 1000 में से अब 100 वैल्यूज ऐसी हैं जो एन है और 900 वैल्यूज ऐसी हैं जो एन नहीं है, तो आप उन 100 वैल्यूज को रिमूव नहीं कर सकते ना। आप कहोगे यार इनको किसी तरीके से मैं यूटिलाइज ज़रूर करूँ। तो आप क्या करते हो, उनको मीन, आप स्ट्रेटजी अपनी ये रखते हो यूजुअली कि आप उनका मीन निकाल देते हो ताकि आपका वो डाटा एग्जिस्ट रहे। इसमें और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, आप ट्राई करें, और वो हम बदल पढ़ेंगे आगे जाके जब हम बिल्कुल इन डेप्थ मशीन लर्निंग के अंदर होंगे कि हम किस तरीके से मिसिंग डाटा को डील कर रहे होंगे रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर। तो इसके लिए हमने डाटा जनरेट किया, ए और बी कॉलम दिया और उसमें बहुत सारी वैल्यूज दे दी, और एक हमने दे दिया np.nan। बड़े से np.nan ये numpy के उसका एक numpy के लाइब्रेरी के अंदर एक वैल्यू है .nan, जो कि रिटर्न क्या कर रहा होता है nan, मतलब नॉट अ नंबर। अब मैं जावा सी शार्प किसी भी लैंग्वेज में भी कर रहा हो तो उसमें भी एक nan ज़रूर होता है, math.nan या कोई भी nan होगा, जिसका मतलब ये होगा कि कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, जो भी है वो नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल। तो ओके, अब यहाँ पे अगर हमारे पास नल वैल्यूज़ होती तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नल भी लिख सकते थे, लेकिन वो सिनेरियो अलग होता है। उसका वो मतलब ये है कि वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वहाँ पे कुछ बैक नहीं कर रहा। यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा ना कर रहा, लेकिन नंबर वो नहीं है। ओके, यहाँ पे हमने sklearn.impute के उससे लाइब्रेरी से हमने सिंपल इम्प्यूटर का फंक्शन कॉल कराया। हमने इम्प्यूटर के अंदर ले लिया सिंपल इम्प्यूटर, और मिसिंग वैल्यूज क्या है हमारे पास np.nan। अब इसका बहुत ख्याल करिएगा, अगर आपने ये नहीं लिखा तो एरर जनरेट हो सकता है। np.n भी लिखना जरूरी है, ऐसा ना आप यहाँ पे 4 लिख दें, वो ये ज्यूम कर लेगा कि जो जहाँ जहाँ 4 आ रहा है वो मिसिंग वैल्यूज हैं और उस जगह को वो रिप्लेस कर देगा। नहीं, यहाँ पे आप np.n लिखेंगे और स्ट्रेटेजी अपनी क्या रखेंगे, मीन, जिससे क्या मतलब है कि जितने भी नंबर वो कंप्यूट कर रहा है उसका वो मीन निकाल रहा है। जितने भी नंबर को बाकी मौजूद हैं जो जिसमें एन नहीं है उनका मीन निकाल रहा है और वो बाकी सब में डाल रहा है। तो आपके पास ये है कि आपके पास कुछ जगह खाली नहीं गई, आपने कुछ ना कुछ करके उसको बना ही दिया। थोड़ा बहुत मसले होंगे, कोई कहीं थोड़ा सा आउटलायर बन रहा होगा या स्केलिंग का प्रॉब्लम होगा, तो आपके पास स्केलिंग की इतनी अच्छी टेक्निक्स हैं, आप उसको मजीद स्केल कर सकते हो, और इस तरह की 2-3 टेक्निक इस्तेमाल करके आपका डाटा बिल्कुल मतलब जिंदा हो गया, आपका डाटा बहुत बेहतरीन हो गया। यहाँ पे हमने देख लिया, इधर हमने लिखा 1 2 3 4 np.nan और 7, तो यहाँ पे आप देखो तो 1 2 3 4 7 से पहले 3 आ गया, ये इसमें 3.4 आ गया। तो 3.4 क्या है, 3.4 उसका मीन है जो पूरी वैल्यू का आ रहा था, उसने np.nan में रिप्लेस कर दिया। ऑलराइट, what's going to happen in polynomial features? Polynomial features is very important when you are implementing for polynomial regression. हमारे पास रिग्रेशन तभी बनती है जब हमारे पास कोरिलेशन हो, और कोरिलेशन क्या होता है, जब दो चीज़ों के दरमियान कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप जरूर हो। लाइक अगर कोई एक्स एक्सिस बढ़ रहा है और वाई एक्सिस बढ़ रहा है और एक स्पेसिफिक रिग्रेशन ड्रॉ हो रही है, कोरिलेशन ड्रॉ हो रहा है,
तो उस इक्वेशन का कोई ना कोई फंक्शन होगा, मतलब वो वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन एग्जिस्ट करती है क्योंकि कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन क्या अगर कोरिलेशन कुछ इस तरीके का हो, वहाँ पे हायर डिग्री वैल्यूज हो, अगर आपको मालूम हो, तो जिस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होता है उसके अंदर कभी भी ग्राफ स्ट्रेट नहीं बनता, उसमें ग्राफ हमेशा यूं कर्व बनता है। वाई? बिकॉज वी हैव हायर डिग्रीज, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। पॉलिनोमियल की वैल्यूज हमारे पास बढ़ गई हैं, डिग्री की वैल्यू हमारे पास बढ़ गई है, और कभी भी इक्वेशन स्ट्रेट नहीं बन सकती। अब क्या उसमें रिग्रेशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप तो है ना, रिग्रेशन बिल्कुल होगा। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं अपने डेटा को? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डेटा फ्रेम के अंदर हमने 2 कॉलम ले लिए, इसमें हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले ली 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये हमारे पास आ गया। हमने इसको प्री प्रोसेस किया और हमने बता दिया कि भाई हमारे पास जो जितना भी डाटा हमारे पास है, इसकी जो हमारे पास इसकी जो वो बन रही है, मतलब मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है। अब ये आपको खुद से नहीं कि अपनी तरफ से आप डाल के देख रहे हो, ये आप नंबर ऑफ फीचर पे जा रहे होते हो, तो आपने डिग्री 2 डाल दी, तो नाउ अब उसको ट्रांसफॉर्म करेगा पॉलिनोमियल को, और आपके पास एक एरे बनकर आ गया। स्टार्ट 1 से हो रहा है, ख़त्म 36 पे हो रहा है। अब इसमें वैल्यूज चेंज हो रही है, क्यों? 6 6 36 होता है, 6 5 30 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये बेसिकली आप देखें तो इसी ए को और बी को मल्टीप्लाई कर रहा है इसको, क्योंकि 2 की डिग्री पे लेके जाना है ताकि पॉलिनोमियल रिग्रेशन एग्जिस्ट प्रॉपर्ली हो सके। तो ये उनको ट्रांसफॉर्म करके ये हमारे पास एक एरे बन रहा है। तो ये हमारी सिंपल सी थी पॉलिनोमियल रिग्रेशन। इसका कहीं यूज़ नहीं होता सिवाय पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर, जो कि हमारी शायद 6th 7th वर्कशॉप होगी, तो वहाँ पे हम इसको ज़रूर इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। नाउ व्हाट्स कस्टम ट्रांसफार्मर? कस्टम ट्रांसफार्मर इज नथिंग, जस्ट क्रिएटिंग ऑन ट्रांसफार्मर। कस्टम ट्रांसफार्मर क्या होता है? अब तक हम जितनी भी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए आए, वो सारी हम लाइब्रेरी से इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं अपनी लाइब्रेरी खुद, मैं अपना फंक्शन खुद बनाऊंगा, तो आप अपना कस्टम ट्रांसफार्मर बना सकते हो झंझट करने की बजाय। अब फ्रॉम एसक्यूएल और प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट फंक्शन ट्रांसफार्मर, हमने उसका एक फंक्शन इंपोर्ट कराया है जिसका नाम है फंक्शन ट्रांसफार्मर। अब वो क्या करेगा आगे जाके हम देखते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया मैपिंग के नाम से, जिसके अंदर एक एक्स जा रहा है, जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है, मतलब डाटा ही आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, उसका स्पेसिफिक जो हमारे पास कॉलम होगा, वो उसको उसके अंदर सब में 2 प्लस कर दे, या जो हमारे पास स्पेसिफिक कॉलम काउंटर है उन सबको मल्टीप्लाई कर दे 2 से। ये तो मैंने एक ऐसी ही एक वो बना दिया, क्या कह सकते हैं आप, मतलब नॉर्मली एक फंक्शन तैयार कर दिया। तो आप इस फंक्शन को घर पे जाके घर पे ज़रूर ट्राई करें डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, और क्या वैल्यूज़ बनती हैं ये भी ज़रूर ट्राई करें। कस्टम ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू, अब जब वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो रही है, ये हमारे पास एक फंक्शन तैयार हो गया, ये हमारे फंक्शन अवेलेबल है। नाउ कस्टम ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू फंक्शन ट्रांसफार्मर ब्रैकेट मैपिंग कोमा वेरिडेट इज इक्वल टू फॉल्स। वेरिडेट इज इक्वल टू फॉल्स हम यूजुअली तभी लिखते हैं जब हमारे पास स्ट्रिंग के कॉलम्स हों, वरना हम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा स्ट्रिंग वैल्यूज देखिए, आपके तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इतफाक से, लेकिन आप स्ट्रिंग की वैल्यूज पे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा उसको। नाउ डी एफ इक्वल टू पांडा चैटर फ्रेम के अंदर हमने सॉरी कस्टम ट्रांसफार्मर के अंदर हमने ट्रांसफार्मर बनाया अपना। फंक्शन ट्रांसफार्मर फंक्शन के अंदर हमने मैपिंग डाल दी। मैपिंग क्या है? हमारे पास फंक्शन है, डिफाइन मैपिंग। यहाँ पे हम पैरेंथेसिस नहीं डालते, हम सब फंक्शन का रेफरेंस देते हैं कि ये फंक्शन यूज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन बता रहा है कि कहाँ पे है, ये इसका मतलब ये फंक्शन है जहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने वेरिडेट फॉल्स लिख दिया। नाउ पांडा डॉट डाटा फ्रेम के अंदर हम एक डाटा जो बना रहे हैं खुद से, और उसको जब हम देखें तो हमारे पास डाटा कुछ यूँ है, 33 और सब पे 3 है, किसी का 44 का 4 है, 22 का 2 है। मतलब अब क्या हो रहा है ये कि ये हमारे पास एक डाटा मौजूद है, अब हम उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, कौन सी? अपने दी हुई फंक्शन की। ये मैंने जस्ट नॉर्मल डाटा बना रखा है, इसका कोई लिंक नहीं है रियल वर्ल्ड डाटा से। कस्टम ट्रांसफॉर्मर डॉट ट्रांसफॉर्म डी। कस्टम ट्रांसफॉर्म क्या था? जो ट्रांसफॉर्मर हमने अभी बनाया, उसके बाद डॉट ट्रांसफॉर्म डी एफ। जाहिर सी बात है, ये ऑटोमेटिकली एसक्यूएल लाइब्रेरी क्या करती है, आपके बनाए हुए उसके अंदर डॉट ट्रांसफॉर्म का मेथड डाल देती है। आपने उसमें डाटा डाला, अपना डाटा फ्रेम डाला, ये डी एफ यहाँ पर आ रहा। अब इसने जब उसको दोबारा उसको ट्रांसफॉर्म किया, तो आप देखें कि हमने एज में ऊपर +2 कर रहे थे और काउंटर में ×2 कर रहे थे। तो आप इधर देखें तो 33 के अंदर +2 हो गया, 45 में 44 में +2 हो गया, 46 हो गया, 3 × 2 हो गया और 4 × 2 हो गया, और सारी हमारी वैल्यूज़ रीडिफाइन हो गई, हमारी सारी वैल्यूज़ मॉडिफाई हो गई। नाउ हम
काफ़ी एक्सटेंड लेवल अपनी फीड प्रोसेसिंग का कर चुके हैं। अगर आपको इतनी फीड प्रोसेसिंग भी आ गई, आपका पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा, बल्कि आप अपने आप को हल्का हल्का डाटा साइंटिस्ट भी समझ बैठेंगे। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसकी इतनी ज़रूरत तो नहीं है हमें मशीन लर्निंग के अंदर, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा अवेलेबल है तो हम और आगे तक पढ़ते हैं। टेक्स्ट प्रोसेसिंग, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब आपको पता ही होगा टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या है। जैसे एनएलपी के अंदर या गूगल असिस्टेंट या इस तरह की चीज़ें, ग्रामरली बहुत बड़ी एग्जांपल है। ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग कर रहा होता है। मतलब टेक्स्ट को, अब टेक्स्ट प्रोसेसिंग साथ स्ट्रिंग के अंदर होता है, तो इस स्ट्रिंग को भी तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है ताकि मशीन लर्निंग उसको अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि मशीन लर्निंग सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही अंडरस्टैंड कर सकती है। मशीन लर्निंग किसी स्ट्रिंग को, किसी इमेज को, किसी ऐसे रॉ इनपुट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। काउंट वेक्टराइजर हम एक टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। इसका एक दूसरा बड़ा ड्रॉबैक ये कि इसके अंदर सीक्वेंस मेंटेन नहीं रह पाती, ये इसका एक ड्रॉबैक है। और ना ही हम इसको मशीन लर्निंग में इतना यूज़ करेंगे, हम डीप लर्निंग के लिए डीप लर्निंग वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें डीप लर्निंग के अंदर होती हैं। ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स वन वर्ड, काउंट रिफर्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड। अब काउंट वेक्टराइजर का मतलब क्या है कि ये सेल्स हिडन, ओके। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉर्पस है, कॉर्पस कहते हैं पैसेज को। वैसे कॉर्पस कहते हैं पैसेज को, लेकिन ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसा एक वेरिएबल है, तो उसको आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं मत समझिएगा। हमारे पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने लिस्ट ले ली है जिसमें हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, और इसी सेंटेंसेस को, इसी कॉर्पस को हम टेक्स्ट की हेडिंग देते हुए, टेक्स्ट कॉलम नेम देते हुए, ये हमने डिक्शनरी जो बनाई है, टेक्स्ट कॉलम नेम देते हुए हम इसका डेटा बना रहे हैं। किस तरीके से, ये इंडेक्स आ रहा है यहाँ पे इसका, और ये हमारे पास तमाम स्ट्रिंग्स का डेटा तैयार हो गया। दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ सम फोर एंड टू द इज दिस द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। हमारे 4 सेंटेंस आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, काउंट वेक्टराइजर क्या कर रहा है, हमने यहाँ से इसको इंपोर्ट कराया, काउंट वेक्टराइजर सीवी के अंदर लिया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, और फिर अपने विजुलाइजेशन के लिए हम उसको एरे में कन्वर्ट किया। क्योंकि अगर हम इसको ग्राफ में विजुलाइज करें, तो ये एक अच्छा सवाल किसी का बनता है, हम उसको ग्राफ में विजुलाइज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये डाटा 1-0 का आप ग्राफ में कैसे विजुलाइज करोगे, 1-0 1-0 1-0 एक ही जगह पे नहीं। तो इस एरे को हम, इसलिए छोटा सा डाटा है, हम उसको इस तरीके से विजुलाइज कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये क्या कर रहा है काउंट वेक्टराइजर के, इसके हमारे पास ये 4 लाइंस हैं, ठीक हो गया। अब ये 4 लाइंस हमारे पास, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, इसने उसका एक बैग बना लिया, तमाम बैग ऑफ वर्ड्स, मतलब इसमें दिस भी है, इस भी है, द, फर्स्ट, जपून, ऑसम, फूड, सेकंड, मिशन इम्पॉसिबल, एव, थर्ड, एंड, सारे सारे वर्ड इसमें जितने भी हों मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब उसने उस बैग के अंदर बना लिए। अब वो क्या कर रहा है काउंट वेक्टराइजर, वो तमाम वर्ड्स को, अब कितने वर्ड्स हैं अगर आपको मालूम करना हो तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं यूनिक से, लेकिन आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 वर्ड है हमारे पास। तो वो 13 वर्ड्स बैग, जो हमारे पास बैग है इसमें 13 वर्ड्स हैं। अब वो उसको कॉरस्पॉन्डिंगली चेक करेगा हर सेंटेंस के अंदर कि क्या वो वर्ड वहाँ पे मौजूद है। आपको नहीं पता कि वो वर्ड जो उस वक्त वो चेक कर रहा है वो वहाँ पे मौजूद हो या ना हो, तो लेकिन मशीन लर्निंग या जो प्रोसेसिंग टेक्निक है उसको मालूम है बस ये। अब उसने फॉर एग्जांपल एंड निकाला अपने बैग से, यहाँ पे कहीं पे एंड मौजूद नहीं था, उसने यहाँ पे क्या कह दिया 0। उसने निकाला अपने उसमें से फर्स्ट वर्ड निकाला, अब यहाँ फर्स्ट मौजूद था, उसने कह दिया 1। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ये आपको बता नहीं रहा मैंने क्या निकाला और कब क्या निकाला। हर लाइन के अंदर अपने बैग ऑफ वर्ड से यही कॉरस्पॉन्डिंगली चेक कर रहा होगा। अब बात ये सर ये आगे मैं लेके चलता हूँ। अब अगर हम देखें CV.vocabulary एंड स्कोर के अंदर, तो ये क्या कर रहा है कि हमें इसने बता रहा है कि मैंने किस वैल्यूज़ को किस तरह एक न्यूमेरिकल लेबल इंकोड कर दिया ताकि उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा हो कि हाँ भाई उसने एन को 0 समझा हुआ है, ऑसम को 1 समझा हुआ है, डॉक्यूमेंट को 2 समझा हुआ है मशीन लर्निंग के लिए। नहीं तो आम जो मशीन लर्निंग होती है वो स्ट्रिंग नहीं समझ सकता। अगर अब हम यहाँ देखें, यहाँ हम थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम स्टॉप वर्ड यूज़ कर रहे हैं। स्टॉप वर्ड क्या है, स्टॉप वर्ड वो है कि जिसको वो इंक्लूड ना करे अपने बैग के अंदर। उसने 13 वर्ड डाले अपने बैग में, लेकिन अब हम उसको कह रहे हैं कि भाई 2 वर्ड बाहर निकाल दो, इन 2 बंदों को इस घर से बाहर निकालो। तो उसने दा को और इन 2 वर्ड्स को अपने बैग से बाहर निकाल दिया। अब वो उनके अलावा जो 11 अल्फाज हमारे पास बच गए हैं, वो इन 11 अल्फाज से कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास इन सब में, इस डाटा के अंदर वो चेक कर रहा होगा, और हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एक एरे बनना चला जाएगा। और अगर हम उसको वोकैबुलरी इसकी इनकोडिंग देखना चाहें
तो वो इस तरीके से बन रही है कि हमारे पास सिर्फ 11 ही डाटा आया है, जबकि पहले हमारे पास डेटा 13 था। 0 इंक्लूसिव है तो 13 बन रहा है, और यहाँ पे भी 0 इंक्लूसिव है तो यहाँ पे 10 तक जा रहा है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे 11 वर्ड्स बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने स्टॉप वर्ड में द और इज इंक्लूड किया, और द और इज अब हमारे बैग में से एक्सक्लूड हो गया, उन्होंने उनको चेक नहीं किया। आगे चलते हैं, हमने ले लिया वोकेबलरी के अंदर मिशन, फूड, सेकंड, यहाँ डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल किया वोकेबलरी के अंदर, मिशन, फूड, सेकंड। अब ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ इन्हीं 3 वर्ड को चेक करेगा कि ये इन 3 वर्ड के अंदर से, अब इसके बैग में सिर्फ यही 3 वर्ड्स हैं। पहले तो 11 थे, 12 थे, 15 थे, नहीं, अब इसके बैग में सिर्फ यही 3 वर्ड्स हैं। ये सेंटेंस में जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिशन, फूड, सेकंड है। अब ये सेंटेंस में गया। फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस हमारे पास क्या था कि मिशन, फूड, सेकंड में से कौन सा है? मिशन है, नहीं है, 0 आ जाएगा। फूड है, हाँ है, 1 आ जाएगा। सेकंड है, नहीं है, 0 आ जाएगा। अगर आप देखें तो 0 1 0 ही वैल्यू बन रही है। इसी तरीके से ये चारों सेंटेंस को चेक करेगा इन्हीं 3 वर्ड के साथ, और आप इसको बाद में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तब इम्पोर्टेंट होता है जब आपको स्पेसिफिक ही वर्ड्स अपने उसमें से चुनने हो। फॉर एग्जांपल अब किसी सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड जैसे तो लाइक दा वगैरह जिनके कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होते, आपको उनको एक्सक्लूड करना, या स्पेसिफिक वर्ड्स चाहिए आपको किसी डॉक्यूमेंट के अंदर या किसी भी फाइल के अंदर, किसी भी डाटा के अंदर, तब हम इसको एज अ वोकैबुलरी की इसमें डिफाइन करा के हम इस तरीके से चेक कर रहे होते हैं। नाउ CV इज इक्वल टू काउंट फैक्टराइजर एनग्राम रेंज 1 2। अब एनग्राम रेंज क्या है? एनग्राम रेंज का मतलब ये है कि हमारे पास वही बैग वापस आ गया। Now, not we are using vocabulary and neither we are using stop words. हमारे पास वही बैग है, लेकिन अब ये डिफरेंट चीज़ कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि पहले तो ये एक एक वर्ड को उठा रहा था और सबको हर सेंटेंस से चेक कर रहा था। लाइक इसने एंड उठाया तो सबसे चेक करा कि भाई एंड एंड कहाँ कहाँ से मैच हो रहा है। जहाँ से मैच नहीं हो रहा था वहाँ 0, जहाँ हो रहा था वहाँ 1 हो रहा था। फिर दिस इस तरह की इसने करा, मतलब जहाँ जहाँ से लगा मेरा ये पर सेंटेंस एक ही दफ़ा चेक कर रहा है, ये नहीं कि हर वर्ड को दफ़ा चेक करेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास हमने रेंज दे दी है कि वो 1 से 2 की, इसमें वो क्या कर रहा होगा कि वो मैक्सिमम 2 भी लेगा और 1 भी लेगा। मतलब मिनिमम तो हमारे पास 1 है ना ऑलरेडी, 1 तो वो ऑलरेडी कर रहा था, लेकिन मैक्सिमम 2 भी करेगा। अब क्या मतलब है इसका कि पहले तो वो एंड उस उठा कर चेक कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल उसके बाद बैग में देखो उसने और क्या पड़ा है, उसने दिस उठाया अपने बैग से, एक हाथ में उसके बाद एंड है, एक हाथ में दिस है, वो दोनों को मिलाएगा एंड दिस। अब वही चेक करेगा कि एंड दिस टुगेदर कहाँ पर आ रहा है, टुगेदर कहाँ पर आ रहा है। फिर वो उसने रख दिया उसको, फिर उसने उठाया सेकंड, सेकंड पे उठा दिया उसने फ्लावर, और सेकंड फ्लावर को टुगेदर भी चेक कर रहा होगा और इंडिविजुअली भी ज़रूर चेक कर रहा होगा। अगर आप यहाँ नीचे देखें, जब हम CV डॉट वोकैबुलरी यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे उसने एंड चेक किया, एंड द चेक किया, ऑसम चेक किया, ऑसम फूड चेक किया, डॉक्यूमेंट चेक किया, डॉक्यूमेंट ऑसम चेक किया। तो आप देख रहे हैं सारा का मिक्सअप हो गया है। क्यों? हमने कहा कि भाई मैक्सिमम 2 वर्ड लो और मिनिमम 1 लो, तो इसने सारे के सारे वर्ड्स बना दिए। और उन वर्ड्स की क्या पहचान है? मशीन लर्निंग के लिए न्यूमेरिकल डाटा है। आपके बैग में बहुत सारा वर्ड्स है, मशीन लर्निंग तो सब न्यूमेरिकल डाटा को ही अंडरस्टैंड करती है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा आ गया, इसका 0 से लेके 30 तक। तो मतलब 30 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उस एक चीज़ से, मतलब हमने सिर्फ 1 वर्ड का इजाफा कर दिया। तो दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग काउंट वेक्टराइजर। नाउ अनदर वेक्टराइजर इज TF-IDF वेक्टराइजर। इसका सिंपल जो अगर आप उसका एब्रिविएशन देखें तो वह है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। बहुत मुश्किल सा होगा, आई नो। अब इसमें क्या है कि ये जितने भी आपके मतलब आपका कॉर्पस होता है, उसको जो ज़्यादा वर्ड आपके फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे होते हैं आपके उसके अंदर, आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, ये एक सिर्फ एक पैराग्राफ ही देख रहा, ये पूरे डॉक्यूमेंट को देख रहा, जो वर्ड ज़्यादा रिपीट हो रहे होते हैं आपके उसके अंदर, क्योंकि इसका नाम ही कुछ यूँ है, टर्म फ्रिक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी। तो पूरे डॉक्यूमेंट में जितने वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहे होते हैं, ये उसको प्रायोरिटी दे रहा होता है, उनको कंसिडर कर रहा होता है इम्पोर्टेंट। अब क्या करता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि वो उनको 0 और 1 के दरम्यान स्केल कर देता है। हम अब तक जितना भी डेटा था हम नॉर्मलाइज कर रहे थे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज कर रहे थे। अभी तक हमने टेक्सचुअल स्ट्रिंग वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज नहीं किया था। अब हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लिखा है एक्सक्लेम डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेस्ट इंपोर्ट, ये हमने फंक्शन इंपोर्ट करा दिया वेक्टराइजर का। वेक्टराइजर फंक्शन हमने वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन है लिए। अब हमने यहाँ लिखा हुआ स्टॉप वर्ड्स इज इक्वल टू इंग्लिश।
अब ये स्टॉप वर्ड्स इज इक्वल टू इंग्लिश क्या है कि जितने भी ये इसके पास एक स्पेसिफिक बैग है इंग्लिश का जिसमें सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं उन्हीं से चेक कर रहा होगा। अब अगर हम यहाँ देखें मैं उसको ऑलरेडी मौजूद है कि हमारे पास ये स्टॉप वर्ड्स लाइक इस दा वगैरह ये स्टॉप वर्ड्स कहलाते हैं, इसमें ऑलरेडी सारे मौजूद हैं। हमने यहाँ दे दिया कि भाई इंग्लिश, अब उसको सारा को चेक कर रहा होगा, जहाँ जहाँ इंग्लिश स्टॉप वर्ड होगा ये उसको सीधे सीधे एक्सक्लूड कर देगा। यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म किया डाटा को, जितना भी हमारे पास डाटा था ये वाला, अगर हम देखें डाटा को अपने दोबारा से, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा डाटा था हमने इसके ऊपर पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करी और नाउ अब उसका क्या लुक है, अब उसका लुक कुछ यूँ है, उसने 0 और 1 के दरमियान नॉर्मलाइज कर दिया। पहले तो वो 0 1 2 3 मतलब 0 1 कर रहा था, जो मैच हो गया उससे हो गया, लेकिन अब उसने क्या किया 0 और 1 के दरमियान उसने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। हम यहाँ पे सिंपल नॉर्मलाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अब कौन से इसने वो नाम थे जो उसने अपने लिए इम्पोर्टेंट समझे, वो हम यहाँ पे मालूम भी कर सकते हैं कि कौन सा नाम उसको लगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो ये है ऑसम, डॉक्यूमेंट, फूड, इम्पॉसिबल, मिशन एंड सेकंड। ये वो तमाम नाम थे पूरे के पूरे कॉर्पस के अंदर। आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट भी दे देते तो अब भी उनसे फीचर्ड नेम्स निकाल देता आपके लिए। तो ये वो फीचर्ड नेम्स थे जो उसने यूज़ करे अपनी वेक्टराइजेशन के लिए। नाउ कमिंग टू द नियर एंड, यहाँ पे हमारा आ गया है हैशिंग वेक्टराइजर। अब ऊपर जितनी भी टेक्निक्स हमने यूज़ करी वो सारे के सारे वर्ड्स को किसी न किसी स्पेसिफिकली कॉलम में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अब अगर हमारे पास हर वर्ड एक स्पेसिफिकली कॉलम में बन रहा है, एरे में बन रहा था स्पेसिफिकली एक एक वर्ड कॉलम में बन रहा है, हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हो गए, कम्बिनेशन की वजह से हमारा डाटा मिलियंस ऑफ डाटा में चला गया, मिलियंस ऑफ कॉलम्स में चला गया। तो मशीन लर्निंग का तो वही इंतकाल हो जाएगा कि भाई ये क्या मिलियंस ऑफ डाटा। मशीन लर्निंग के अंदर आप 15 फीचर दे दो, मशीन लर्निंग उसमें इतना कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मशीन लर्निंग इतनी वेल नहीं होती है, इतनी हाई परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती। अब उसके अंदर जिस तरीके से आगे जाके आप पढ़ेंगे डायमेंशनलिटी रिडक्शन, हम क्या कर रहे होंगे अगर हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं तो हम उसकी डायमेंशन को रिड्यूस करके 1 डायमेंशन कर देंगे। या पढ़ेंगे मशीन लर्निंग पढ़ने के बाद, क्योंकि ये बहुत एडवांस चीज़ है। 3 डायमेंशंस को हमने 1 डायमेंशन में लिया है। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इसकी जो लिमिटेशंस हैं कॉलम की वो रिड्यूस कर रहे होते हैं हैशिंग वेक्टराइजर के थ्रू, कि ये अपनी टेक्निक के थ्रू क्या कर रहा होता है कि कोल्ड लर्निंग के तहत मल्टीपल वर्ड्स जितने भी होंगे वो हैशते चले जाएंगे। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने हैशिंग परफॉर्म की होगी नंबर्स के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, हमें हैशिंग आदमी परफॉर्म की होगी। तो ये वही इसकी हैशिंग टेक्निक होती है, लेकिन स्ट्रिंग्स के ऊपर हो रही होती है। और अगर वर्ड्स हद से ज़्यादा एक्सीड कर जाएं तो ये उनको लिमिट कर रहा होता है। अब कितना लिमिट कर रहा होता है, लिमिटेशन आप खुद प्रोवाइड कर रहे होते हो कि आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल हैशिंग वेक्टराइजर n फीचर्स इक्वल टू 5। ये आप यही नहीं कि अपनी मर्जी से अगर 1000 आपके पास बन रहे हैं कॉलम्स तो आप 5 लिख देंगे यहाँ पे, वो तो बेचारा मशीन लर्निंग पागल हो जाएगा। कहाँ 1000 रुपये मुझे मिल जाता है, अपने 5 रुपये देकर पकड़ा रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बहुत ड्रॉप हो जाएगी। आप ट्राई करो, कम करो, 5 और कम कर दो, 5 और फीचर कम कर दो, 5 और फीचर कम कर दो, आपकी अगर एक्यूरेसी 2 और 3 भी गिर रही है तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपकी मॉडल की स्पीड बढ़ रही है। 2-3% से इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके मॉडल की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि आपके पास कॉलम्स कम है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अब है ही 65 और आप कहते हो कि यार करो 5 और कम करो और 55 आपकी एक्यूरेसी बनती है, तो आप बोलते हो यार मॉडल की स्पीड बढ़ेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज आप अपने मॉडल की जो है क्वालिटी है वही गिरा दिया आपने, तो फिर मॉडल बनाने का फ़ायदा ही है। तो उसका आपको एक बैलेंस निकालना होता है कि किस हद तक ये अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है। उतने कम फीचर्स आप मैनुअली आप लूप लगा दो, पहले से लूप के अंदर स्पेसिफिक नंबर चला दो, वो होता रहेगा ट्रेन, होता रहेगा ट्रेन, वो बताता रहेगा कि इस पर कितनी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है। और इस तरीके से आप मालूम कर सकते हो। हैशिंग वेक्टराइजर मेरा नहीं ख्याल हम आगे जाके इतना यूज़ करें, बट स्टिल मैंने उसको अच्छा समझा के ज़रूर बताऊँ मैं इसको, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया दैट हाउ हैशिंग वेक्टराइजर इज परफॉर्म। अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे हमने हैशिंग वेक्टराइजर के अंदर n फीचर्स 5 ले लिया, मतलब कॉलम्स को रिड्यूस करके 5 में लिया है। तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एक एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, मतलब एक लिस्ट में या एक उसमें, एक मिनट, डाटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा था एक्चुअल डाटा।
जिसमें हमारे पास दिस भी है, इस भी है, दा भी है, फर्स्ट भी है, डॉक्यूमेंट भी, ऑसम भी, फुल भी, साथ हमारे पास वर्ड्स है 7 वर्ड्स। अब उन 7 वर्ड्स को ये स्केल डाउन करके कहाँ पे कितना लेकर आ रहा है, 5 लेकर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इधर देखें तो ये 5 वर्ड्स में लेकर आ रहा है, और ये हर उसमें 5 वर्ड्स पे लेकर आ रहा है। किसी में 13 भी हो सकते हैं, किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 1 भी हो सकते हैं, लेकिन उन सबके अंदर जो लिस्ट तैयार कर रहा है वो 5 वर्ड्स ही कर रहा है। और अगर आप ये देखें 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, या 5 के अंदर वो उसको स्केल डाउन कर रहा है। तो इसलिए हम वेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं लाइन के अंदर और हम उसको समराइज़ करना हो, ताकि मशीन लर्निंग का मॉडल ज़्यादा टाइम ना ले अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस में भी ना गिरे, इसका परफेक्ट बैलेंस देखते हुए हम उस वक्त हैशिंग वेक्टराइजर यूज़ कर रहे होते हैं। इमेज प्रोसेसिंग यूजिंग स्काई इमेज, ये ज़्यादा एडवांस भी नहीं है। इसमें सिंपल आपको क्या करना है कि ओके, ये अगर आप लोग एनाकोंडा यूज़ करते हैं तो एक बार याद रखिएगा कि स्काई में डजंट कम विद एनाकोंडा। आपको मतलब पिम इंस्टॉल स्काई इमेज करनी पड़ेगी, कोंडा इंस्टॉल स्काई इमेज कभी भी नहीं होती। ओके, स्काई इमेज में क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पे स्काई इमेज इंपोर्ट कर इंस्टॉल कर लिए। एज्यूम दैट वी हैव इंस्टॉल इट। हमने फ्रॉम स्काई इमेज डॉट आई के अंदर ये इंपोर्ट किया एम रीड और एम शो। बेसिकली इमेज रीड है और इमेज शो है। हमने ये दो फंक्शन हमने इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ओके, ये एक पिक्चर है जो मेरे गूगल ड्राइव पे डली हुई है। आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं, किसी का भी रेफरेंस डाल सकते हैं। मैंने अपने गूगल ड्राइव पे यहाँ पे लिंक डाला हुआ है। आपके पास ये 100% नहीं चलेगा क्योंकि मैंने ड्राइव कनेक्ट की हुई है। ड्राइव कैसे कनेक्ट होती है ये मैं आप लोगों को कल बता दूंगा कि ड्राइव यहाँ पे कैसे कनेक्ट हो रही होती है। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी ड्राइव पे नहीं डाला हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे लोकल एनवायरमेंट में अपनी पिक्चर डाली हुई है। या आप इससे अपनी ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको कल बता दूंगा कि ड्राइव कैसे कनेक्ट होती है। इमेज के अंदर हमने इमेज रीड करी, हमने पाथ दे दिया, इमेज इमेज के अंदर चली गई। हमने इमेज डॉट शेप किया। अब इमेज डॉट शेप क्या कर रहा है कि वो बता रहा है कि उस इमेज की रेजोल्यूशन क्या है और कितने कलर्स हैं। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे उसकी हाइट आ गई, उसकी विड्थ आ गई और उसका RGB कलर आ गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे यूँ बोल दो कि कलर्स रेंज, हमारे पास कलर रेंज 3 ही होती हैं, RGB। अब उसके अंदर आप 255 तक कलर, एक अलग बात है, वेरिएशंस के अंदर नहीं जा रहे हैं। हमारे पास 3 ही कलर्स होते हैं RGB। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर वैल्यू 3 आ रही है हमारे पास। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरीके से ब्लैक इमेज होती है तो हमारे पास 3 ना लिखा आ रहा होता है। RGB इमेज में हमेशा आपके पास 3 लिखा आएगा क्या हमारी इमेज RGB है। अब हमने इमेज का लिया 0। 0 से क्या मुराद है? 0 से ये मुराद है कि इमेज का पिक्सल 0 ऑन 0, इस तरफ से भी 0, इस तरफ से भी 0। उस स्पेसिफिक पिक्चर को पिक्चर के उस स्पेसिफिक पिक्सल को हम देख रहे हैं कि उसकी क्या वैल्यूज मशीन लर्निंग मॉडल ले रहा है। अब बज़ाहिर तो आपको ये लग रहा है कि हम इमेज दे रहे हैं अपनी किसी AI प्लेटफॉर्म पे, तो मशीन लर्निंग हमारी इमेज से रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन नहीं, बैकएंड में बहुत एक लंबी पाइपलाइन होती है। आपकी इमेज का एक एक पिक्सल न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा होता है। यहाँ पे हमने इमेज रीड किया, यहाँ पे उसने उसको न्यूमेरिकली जो मशीन लर्निंग अंडरस्टैंड कर सके उसने अपने पास एरे में ले लिया। अब ये खुद एक पिक्सल इतना हैवी है, इसने बोल दिया कि भाई ये डेटा टाइप है इसकी, और ये हमारे पास पूरा का पूरा एक पिक्सल तैयार हो गया 2 एक्सिस का। ये हमारी इमेज 0 की पिक्सल पे ये वैल्यू मौजूद है। हमने शो करा कि भाई चेक करो कि क्या इमेज वाकई वही है जो हमने ली है, तो भाई वाकई वही इमेज थी, क्योंकि ये वही इमेज है। अगर आप जाके देखें वाले नेट पर तो ये वही इमेज है जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की हुई थी। तो अब वो इमेज यहाँ पर जो है उसकी 0/0 पिक्सल की ये वैल्यू बन रही थी हमारे पास। अब ये हमारे पास गूगल की इमेज आ गई जो भी है। अब यहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम स्काई इमेज डॉट कलर इम्पोर्ट RGB टू ग्रे। अब मशीन लर्निंग कभी भी RGB इमेज एक्सेप्ट नहीं करता, कर तो वो लेगा लेकिन वो एक तरीके से बायस हो जाएगा। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल मैंने कल एक एग्जांपल दी थी रॉक पेपर सीजर की, कि आप हैंड यूज़ कर रहे हो मतलब फॉर पेपर रॉक पेपर सीजर, लेकिन किसी के हाथ डार्क कलर का हो सकता है, किसी का हाथ ब्राइट कलर का हो सकता है, किसी का हाथ शॉर्ट फॉर्मेट भी हो सकता है, किसी का बहुत बड़ी उंगलियां भी होती हैं, किसी की 6 उंगलियां भी हो सकती हैं। दैट्स नेचुरल फैक्टर, ठीक है। लेकिन मशीन लर्निंग अगर उन कोर फीचर पे जाने लग जाएगा
तो मशीन लर्निंग के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम तमाम की तमाम पिक्चर को हम उसमें क्या कर रहे थे, पहले हम टेक्सचुअल डेटा को जैसे जिस तरीके से नॉर्मलाइज कर रहे थे, हम यहाँ पे तमाम की तमाम पिक्चर्स को रीसाइज भी करते हैं ताकि मशीन लर्निंग के पास अगर 4K इमेज भी आ रही है तो मशीन लर्निंग के लिए वो इमेज सब 2K मतलब जो रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई किया है वही रहेगी। और आई मीन जो भी कलर्ड इमेज आ रही है वो ब्लैक एंड व्हाइट में या ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। आप टेस्ला के एक बहुत बड़ी एग्जांपल ले रहे हैं, टेस्ला के कैमरेज में बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स होती है जो कि इंसान देखता है, लेकिन उनका जो मॉडल होता है वो कलर की अंडरस्टैंडिंग टेक्सचुअल फॉर्मेट में कर रहा होता है, वो टेक्स्ट न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर रहा होता है, फिर समझता है। ये नहीं कि उसको नजर आया रेड सिग्नल ऑन है तो गाड़ी बंद कर दो, इसमें गाड़ी नहीं बंद होती। रेड पहले से डिटेक्ट किया सिग्नल है, उस सिग्नल पर रेड लाइट चल रही है, रेड लाइट का मतलब होता है कि गाड़ी को रुकना है। अब रेड लाइट कैसे रिकॉग्नाइज की उसने, हालांकि रेड लाइट तो ग्रे स्केल में हो रही थी। मशीन लर्निंग ये सब काम आप मशीन लर्निंग के ऊपर छोड़ दें, ये सारा काम मशीन लर्निंग बड़ी आसानी से कर लेता है। यहाँ पे हमने शेप दी। अब हमने जब इसको RGB टू ग्रे का फंक्शन में कॉल करा के इमेज डाली तो ये ऑटोमेटिकली ग्रे में कन्वर्ट हो जाती है। हमने डायरेक्ट डॉट शेप कर दिया चेक करने के लिए कि भाई देख लेते हैं क्या 3 लिखा आ रहा है, नहीं लिखा आ रहा। 3 तब लिखा आएगा जब हमारे पास इमेज RGB होगी। अब हमारे 3 लिखा नहीं आ रहा, सो इट मीन हमारे पास इमेज RGB नहीं है। So 317 multiplied by 640 and now if you go further इमेज शो के अंदर कि भाई चेक तो करें ज़रा कि इमेज किस तरह की है, तो भाई इस तरह की है, हमारे पास इस तरह की इमेज आई है। मजीद नीचे चलते हैं, फ्रॉम स्काई इमेज डॉट ट्रांसफॉर्म इम्पोर्ट रीसाइज। अब ये क्या कर रहा है कि अब पहले मैंने आपको जैसे कहा कि हम ग्रे स्केल में कन्वर्ट करें ताकि मशीन लर्निंग बायस ना हो जाए, मशीन लर्निंग कलर्स को प्रायोरिटी ना देने लग जाए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम स्काई इमेज डॉट ट्रांसफॉर्म इम्पोर्ट रीसाइज के अंदर कि अगर हमारे पास इमेज मुख्तलिफ साइज़ की भी आ रही हो ना, लाइक लैंड्स की पिक्चर आ रही हो, पोर्ट्रेट आ रही हो, तो वो सारा रीसाइज होकर एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, स्पेसिफिक एरे में कन्वर्ट हो जाए जो कि हमें दी हुई है 200x200। इसका एक बड़ा मेजर फैक्टर ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इमेज चाहिए 4K 2160 बाय 3840, ये रेजोल्यूशन उसकी होती है। और अगर आप इस रेजोल्यूशन को देखते हुए आपके पास इमेज आ जाए और मशीन लर्निंग मॉडल में चली जाए, तो आप ये नहीं देख रहे कि उसके एरेज कितने बन जाएंगे, कितने एरेज बन जाएंगे। सिंपली 2160 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3840 से, उतने उसके एलिमेंट्स होंगे, उतने डाटा उसके पास जा रहा है, फिर उसके अंदर अपनी वैल्यूज़। तो मशीन लर्निंग तो एक इमेज के अंदर ही उसका सत्यानाश हो जाएगा, चाहे फिर वो डीप लर्निंग की क्यों ना हो। डीप लर्निंग भी कहेगा ये क्या कर दिया मेरे साथ, इतनी बड़ी बड़ी इमेज क्यों आ रही है। हम क्या करते हैं, उसको रिसाइज करते हैं। कैमरा में अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर ज़रूर कर रहे होते हैं फॉर मशीन लर्निंग, मोस्टली ताकि नॉइस कम हो। छोटे कैमरे में नॉइस बहुत ज़्यादा होती है। रिसाइज किया हमने 200x200 पे, तो हमारी जो भी इमेज थी स्पेसिफिक इसकी रेजोल्यूशन जो थी वो कन्वर्ट हो गई 200x200 पे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं विजुलाइज फॉर्म के अंदर भी कि ये इमेज 200x200 में कन्वर्ट हो गई। और अगर आप चाहते हैं इसको देखना कि ये किस तरीके से मतलब इसकी क्या रेजोल्यूशन है, तो आप सिंपल डॉट शेप करेंगे और ये आपके पास उसकी इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन ख़त्म हो जाता है। मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं इसको कोशिश करूँगा कि 2 घंटे की हो जाए, 1 घंटे में नैरो डाउन कर दूँगा। मैंने बहुत तेज़ तेज़ बोला है और कोशिश की है कि बहुत जल्दी इसको मैं एंड कर दूँ। तो अगर अब किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर मुझसे टीम इस पर कर ले। कल 2-3 लोगों के मेरा मैसेज आया है कि उन्हें क्वेश्चंस करे लेकिन मेरे पास विजिबल नहीं हो रहे थे, तो प्लीज़ आप प्राइवेट पे सेंड ना करें, देख लीजिएगा, उस पर सेंड करें। मैं ज़रा अपनी स्क्रीन हटा दूँ। ऑलराइट, एंड हियर वी गो। सो अब अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं आज, तो किसी को कोई भी क्वेश्चंस हैं वो मुझसे अभी बिल्कुल पूछ सकता है या डिस्कॉर्ड पे पूछ ले। मैं साथ ही डिस्कॉर्ड भी ऑन कर लेता हूँ, तो डिस्कॉर्ड पे पूछ ले या फिर चैट में पूछ ले। मैं चैट में देख लेता हूँ कि चैट में कोई क्वेश्चंस ना हो। ओके, क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए थे मेरे पास। 9:14 पे दिस एनोनिमस पर्सन हु इज सेइंग सर इनफ फॉर टुडे, बस हो गया खत्म, टेंशन नहीं लें। ओके,
हाँ, अभी एक बहुत अच्छा सवाल है कि मुझसे एक बंदे ने किया, दैट आर यू सेइंग दैट मशीन डज नॉट रिकॉग्नाइज कलर, देन हाउ डज इट रिकॉग्नाइज कलर एज इन गूगल लेंस? और देखें, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जब आपका कलर एक फीचर नहीं है, तब आप इस तरीके से उसको ट्रेस कर रहे होते हैं कि आप तमाम इमेजेस को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, पहली चीज़। उस वक्त भी अगर आप करना चाह रहे हो कि आपने कहा कि हाउ गूगल मशीन लर्निंग इज रिकॉग्नाइजिंग कलर्स, वो बहुत सिंपल है। आप ट्राई करें रेड को, ये मैं करा, अब मैं ये लाजमी कराऊंगा, ये साइज के रेड कलर को, ग्रीन कलर को, मतलब मल्टीपल कलर्स ले लेंगे, हम उनको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे। अब ग्रे स्केल में उनकी एक स्पेसिफिक वो बन रही होगी, और मैं आपको दिखाऊंगा दैट दे इट गोना इंटरेक्ट के भाई, इट गोना प्रेडिक्ट कि ये ग्रे स्केल इमेज से प्रेडिक्ट करके बता देगा आपको कि वो कौन सी रेड है, कौन सी ग्रीन है, कौन सी येलो है, एंड मशीन लर्निंग कैन डज इट। आई हैव डन बाय माई सेल्फ, तो ये हो सकता है। ये यूजुअली इन चीज़ों में नहीं होता, ये यूजुअली इन चीज़ों में होता है जब हमारे पास लाइक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के अंदर भी अगर आप चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने एक जगह पढ़ा कि कंपनीज कभी भी ऐसे नहीं करती कि आपका जो फेस है वही का वही फेस आपका मशीन मॉडल में ट्रेन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आपके 1 मिनट के अंदर जो 100-200 सैंपल्स वो बस शॉट में ले लेता है, उसको थोड़ा खुद से भी आर्टिफिशियली डिस्टॉर्ट करता है, आपके कलर्स को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करता है, ताकि आप रात में हो, दिन में हो, दोपहर में हो, शाम में हो, आपका चेहरा मेकअप हुआ हुआ कुछ भी हो, आपको मशीन लर्निंग को प्रॉब्लम नहीं होगी डिटेक्ट करने में। मशीन लर्निंग इजीली कैन डिटेक्ट कि ये चेहरा वो है या नहीं। ओके, अमार आस्क, रियल टाइम पोस्ट डिटेक्शन इज पॉसिबल? यस, ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल। ये प्रोडक्शन स्केल की चीज़ है, इंशाल्लाह इसको भी करेंगे, लेकिन ये मेरे खास मशीन लर्निंग के अंदर नहीं करेंगे हम, ये हम डीप लर्निंग में करेंगे, जो हमारा सेकंड फेज इंशाल्लाह नवंबर के एंड में स्टार्ट होगा। ये मशीन लर्निंग हमारी बेसिक इंट्यूशन है, और ये बेसिक इंट्यूशन अगर आपकी बेहतरीन हो गई, सो इट्स मीन कि आप डीप लर्निंग के अंदर चीते बन जाएंगे। और फिर जब जब आप अपनी कंपनी खड़ी करें, आप जब जब अपनी कंपनी को फाउंडर बने, तो ज़रूर मुझे इनवाइट कीजिएगा कि मैं उसको विजिट करूँ। या मैं ज़रूर नोटबुक शेयर करता हूँ, गिटअप पे मैं उसको अपलोड करता हूँ नोटबुक को। कल से मैं नोटबुक पहले ही शेयर कर दिया करूँगा आप लोगों से। और ओके, मोर क्वेश्चंस। ओके 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 ओके। You said only pandas, NumPy, Python 3 were requirements. You didn't say कि maths, etc. statistics सब ऊपर से गुजर रहा है. So brother, I have already said कि high school math is required for machine learning. और हमने ज़्यादा machine learning के अंदर मैथ अभी तक इस्तेमाल नहीं करी है। हमने सब इस्तेमाल किए मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, इस तरह की चीज़ें हमने इस्तेमाल करी हैं। हम डाटा को विजुअलाइज इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास डाटा को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, लेकिन मैथ्स इज़ द कोर थिंग। अगर आप मैथ्स पढ़ने जाएँ तो अगर आपको वापस अगर मैट्रिक की मैथ्स पढ़नी है और इंटर की मैथ्स पढ़नी है, अगर आपको वो ऑलरेडी आती तो अच्छा है, अगर आपको नहीं आती तो वाक़ई उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मेरी मैथ्स भी बहुत वीक थी, लेकिन मैंने टाइम दिया, टाइम स्पेंड किया। एक ही लेक्चर को 4-4 बार देखता था, और एक वक़्त ऐसा आया कि मैं हो गया, अच्छा हो गया मशीन लर्निंग के अंदर। सो इट इट जस्ट गोज़ ऑन यू कि आप कितना अपना आपको उस पर टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, मैं कुछ रियल वर्ल्ड डेटा सेट आप लोगों को ईमेल कर दूंगा, व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड पे भी दे दूंगा, ताकि आप उसके साथ भी अपने कोड में प्ले करें। अच्छा, सॉफ्टवेयर में यूज़ करता हूँ गूगल कोलैब, आप जुपिटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं गूगल कोलैब यूज़ कर रहा हूँ। आप कोलैब के अंदर सारे पाइथन पैकेजेस पहले से इंस्टॉल होते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं कोलैब यूज़ करूँगा, तो वही आज मैं वही कोलैब यूज़ कर रहा था। तो उस कोलैब को आप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे जाएँ वेब पे लिखें collab.resource.google.com और खोल लें, सिर्फ गूगल कोलैब सर्च करके भी आप कोलैब पे जाएं, एंड देन यू कैन सी कोलैब, सारा कोड उसके अंदर पाइथन में आप कोड कर सकते हैं। ओके, Herman said, sir, what should I do now? How can I tell what can you do now? आपका अगर पहला कोई सवाल हो तो वो मेरे पास मौजूद नहीं है यहाँ पे आ रहा, तो ओके। What are the requirements for data processing? I mean, what kind of tools? Simply आपको pandas इंस्टॉल करनी है और numpy इंस्टॉल करनी है एंड scikit इंस्टॉल करनी है सिस्टम के अंदर। और अगर आप कोलैब पे काम करना, कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम इन 3 चीज़ों से भी हो जाएगा।
और अगर आपको डाटा विजुलाइज करना तो मैटप्लॉटलिब भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। और लेकिन अगर आप कोलैब पे काम करें आपको तब भी वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने, गूगल ने पहले से ही इंस्टॉल कर रखी है। कोलैब का फ़ायदा ये होता है कि आप कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में अगर पावर है लाइक 100 आपका बेंचमार्क है, तो कोलैब का जो कोलैब की जो पावर होगी वो 10,000 होती है, क्योंकि उसके अंदर डाटा सेंटर भी चल रहा है। देयर आर मल्टीपल टीपीयूज एंड जीपीयूज हु आर कंप्यूटिंग योर मशीन लर्निंग मॉडल्स। वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, आपका टाइम बच जाता है। बट यू कैन ओनली यूज इट फॉर 8 आवर्स पर डे, लेकिन 8 घंटे आपने कहाँ पढ़ना है, 8 घंटे बहुत होता है। ओके, आपको कितना टाइम हो गया है मशीन लर्निंग सीखते हुए? हाउ डिड यू स्टार्ट मशीन लर्निंग? गुड। व्हेन आई स्टार्ट मशीन लर्निंग, मैं सब पाइथन पढ़े मुझे 1 हफ्ता हुआ था जब मुझे मशीन लर्निंग पढ़ी स्टार्ट करी। मैंने मशीन लर्निंग स्टार्ट करी और किस तरीके से करी, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया मशीन लर्निंग और प्ले लिस्ट देखता था, पूरी पूरी सर्च करता था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। क्यों? लीनियर रिग्रेशन पढ़ता था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ता था, और 2-3 क्लासिफिकेशन के मॉडल्स पढ़ लिए। लेकिन जब मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता था तो मुझे कहा जाता था सर आपको तो कुछ आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी रियल वर्ल्ड डेटा में काम नहीं करा। रियल वर्ल्ड डेटा के अंदर डाटा आपका बहुत डर्टी होता है और आपको प्री प्रोसेस करना पड़ता है, जिस तरीके से हम आज प्री प्रोसेस कर रहे थे। तो ये वो टेक्निक्स थी जो आपकी सारी ज़िंदगी आपको साथ रहेंगी। आपको यूज़ करनी होंगी डाटा को अपना साफ करने के लिए, डाटा को प्री प्रोसेस करने के लिए। और ये अगर आपको नहीं आती होंगी, आपकी मशीन लर्निंग भी इतनी अच्छी नहीं होगी। फिर आपकी मशीन लर्निंग की कोर इंट्यूशन अच्छी होनी ज़रूरी है। लोग मशीन लर्निंग को समझते हैं कि लाइब्रेरी, आपने देखा होगा कोड बहुत आसान था, कोड में कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। डिफ़िकल्टी सिर्फ थी क्या, कि आपको मैथ्स की थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपका मैथ्स अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, देन इट गोना बी ग्रेट ट्रबल। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप उसको टाइम दें, समझें। ऐसा ना हो कि आप गिव अप कर दें, बिकॉज मैं 2 बार गिव अप कर चुका हूँ। लेकिन एक दिन बाद ही मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ना है। एंड व्हेन आई स्टैंड अप, मुझे जितनी मशीन लर्निंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 1 महीने के अंदर, इतनी मशीन लर्निंग पढ़ने के अंदर लोगों को 1 साल लग जाता है। मैंने तो बहुत कम टाइम में पढ़ ली, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज था। और वो 1 साल क्यों लग जाता है? बिकॉज उनके पास एक स्पेसिफिक रोड नहीं होता। वो गलियों में से घूमते घूमते लोगों से रास्ता पूछते हैं। अब कुछ लोग रास्ता मिसगाइड भी कर देते हैं, वापस उसी रास्ते पर आ गए, अब बाहर वापस चले गए। तो ये इश्यूज वो फेस कर रहे होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट इस तरह के चीज़ इशूज़ फेस करें। तो मैं ही चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ मैंने पढ़ी है वो सारी मैं आपको विद इन वन डिलीवर कर दूँ मशीन लर्निंग के अंदर, बल्कि उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट बना दूँ। ना सिर्फ मशीन लर्निंग, आप अपने आप को डेटा साइंटिस्ट भी महसूस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज के अंदर हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे, और उस डीप लर्निंग के अंदर आप शायद अपने आप को एआई साइंटिस्ट महसूस करें। सर, when we are going to start coding, because our concept will become much clearer if we start coding. ओके 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 ओके। मैं आप लोगों को ज़रूर फाइल शेयर कर देता हूँ। ओके, मैं रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग और क्लास, असल में रिकॉर्डिंग हो रही होती है लेकिन प्रोसेस होने में टाइम लेती है। फिर इसको डाउनलोड करना पड़ता है, फिर यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है, सो इट डज टेक सम टाइम। और तकरीबन फिर ये मैं अपलोड कर देता हूँ रात के 12 बजे तक। कुछ इस तरह का कोई टाइम होता है। 1 घंटे के बाद ये प्रॉपरली अवेलेबल होती है, तो टाइम लग जाता है देने में। बाकी हैंडआउट्स और सब चीज़ें मैं आपको विद इन 5 मिनट्स शेयर कर देता हूँ, ईमेल और उस पर, डिस्कॉर्ड पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी। Okay, I will send recording as soon as possible. Yes, I was working on Jupyter. Okay, 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 okay. मतलब क्वेश्चन खत्म। अगर किसी को और क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले। मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग ये मत समझें कि मेरे पास क्वेश्चंस नहीं आ रहे। अगर वो आपके प्राइवेट में भी सेंड हो रहे हैं ना, तो अगर आपके पास, असल में मैं करा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी से, तो अगर आपको प्राइवेट में सेंड हो रहे हैं तो ये मत समझें कि मेरे पास नहीं आ रहे। मेरे पास वो आ रहे हैं। व्हाट इज मीन? ओके, सो मीन इज सिंपल कि तमाम डेटा का एवरेज होता है, दैट्स इट। आपके पास 5 वैल्यूज हैं, आपने 5 वैल्यूज को जमा किया, ऐड किया, एंड देन यू डिवाइड इट फ्रॉम 5, वो आपका मीन बन जाता है। आज की कक्षा बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने बहुत तेज़ तेज़ बोला है। कल इंशाल्लाह थोड़ा स्लो बोलूँगा, क्योंकि कल से हमारी कक्षा बहुत छोटी छोटी होंगी।
और 1 घंटे में आराम से प्योर डिटेल समझा दूंगा। लेकिन आज की कक्षा बहुत मुश्किल थी, लेकिन आपको लाजमी इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यस गाइस, यू कैन आल्सो वर्क ऑन कोलैब। आप भी कोलैब पे काम कर सकते हैं। सिंपली आप कोलैब पे जाएं और कोलैब सर्च करें और आप काम कर सकते हैं। ओके, एनी फर्दर क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछ लें। टुडे सेशन इंटरेस्टिंग। ओके, थैंक यू। प्लीज़ शेयर दी यस्टरडे स्लाइड टू। मैं स्लाइड्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ यस्टरडे की, और आज की स्लाइड भी शेयर कर देता हूँ। मैं अगर आप फेसबुक या किसी और जगह से आए हैं तो आपको शायद ना मिली हो। मैं बता देता हूँ आपको कहाँ जाना है शेयर करने के लिए। वेट अ सेकेंड, वेट, स्टॉप शेयरिंग एंड शेयर। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मैं नोट्स वगैरह अपलोड कर रहा होता हूँ। अब ये देखें आप, रन टाइम डिस्कनेक्टेड है। मैंने काफ़ी टाइम से इसको मतलब मैं पढ़ा रहा था, मैंने कोई कोड रन नहीं करा तो उसने अपने आप ही डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी रीज़न ये होती है, गूगल का लाखों का जीपीयू इस्तेमाल हो रहा है, वो फ्री में हर चीज़ थोड़ी आपको हर वक्त के लिए दे देगा। आप इस्तेमाल करते हैं ना 8 घंटे तक, कुछ भी नहीं बोलेगा आपको, लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा होता तो वो बंद कर देता। आप सीधी सिंपली आप यहाँ से रिकनेक्ट कर सकते हैं। ओके, कोलैब सर्च करना और सिंपली आप गो टू कोलैब, और यहाँ से आप गूगल कोलैब में चले जाएं। जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उसकी, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कल की ज़रा मैं आपको ग्लिम्स दे दूँ कि कल हम डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ेंगे। अच्छा, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर देखा करें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मेक्स यू परफेक्ट। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी नहीं आएंगी तो आप लोग परफेक्ट नहीं होंगे। मुझे भी डॉक्यूमेंटेशन देखने की नीड पड़ती है, एंड आई डू मैनी थिंग। प्री प्रोसेसिंग की इसमें अलग डॉक्यूमेंटेशन हैं, अलग वो होंगे, डायमेंशनलिटी डिडक्शन, मॉडल सिलेक्शन, हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो ये ज़रूर आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल ये था कि गिटहब। ओके, github.com। आई होप कि इसमें मेरी आईडी लॉगिन हुई हुई हो, अगर नहीं हुई हुई तो थोड़ा मसला हो जाएगा। ओके, नहीं हुई भी तो डायरेक्ट लिंक खोल देता हूँ। बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई पर्सनल कंप्यूटर में बहुत नॉइज़ होता है। वाई मैन, ओपन डिस्कॉर्ड। अभी इंस्टॉल करने का टाइम नहीं है। ओके, ये हम अपने डिस्कॉर्ड पे आ गया हूँ। यहाँ पे अगर किसी ने सवाल किया हो तो मैं देख लेता हूँ जनरल के अंदर। ओके, नो सच क्वेश्चंस। ओके, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे यूजुअली, आप भी इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और मैं यहाँ पे यूजुअली सारी की सारी शेयर कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ओके, एंड दिस इज़ गिटअप लिंक। आप मुझसे भी गिटअप में सर्च कर सकते हैं, मुज़फ़्फ़र डेव के नाम से मेरा अकाउंट है। तो ये मेरा गिटअप का लिंक था, ये मेरी कल की स्लाइड्स थी, मेरी टीम से पब्लिश कर देता हूँ, और आज की स्लाइड डाल देता हूँ गिटअप पे। इसी उस पे आएगा, देख लीजिएगा आप, इसी फोल्डर के अंदर बनी हुई आ जाएंगी। कल की स्लाइड्स हैं, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ टीम्स के ऊपर। ऑलराइट, चैट, हाउ टू डू चैट। ऑलराइट, एंड हियर वी गो एज वेल। सेंडिंग यू चैट। अगर आप लोगों को रिसीव हो गई तो देख लीजिएगा, रिसीव हो गई होगी आप लोगों को, तो जाके चेक करें उसको। और मैंने सेंड कर दी है आप लोगों को ना। अगर किसी को कोई सवाल नहीं है, अभी एकदम से अटेंडीज ड्रॉप हुए हैं 450 से एकदम 300, मतलब
बस बहुत हो गया। सो वी गोना कंटिन्यू टुमारो एट सेम टाइम। कोई भी कंफ्यूजन हो आप डिस्कॉर्ड पे पूछें, आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प फॉर टिल टुमारो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।